हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे हरीश जानी सर साइकोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको विदित है कि आपके जो शिक्षा मनोज्ञान की जो एक श्रृंखला आप लोगों ने स्टार्ट की थी, उसके अंदर जितने आपके चैप्टर बनते हैं, चाहे आपके शिक्षा मनोज्ञान हो, चाहे आपका बाल विकास हो, चाहे आपका अधिगम हो, चाहे आपकी अभिप्रेरणा हो, चाहे व्यक्तित्व हो, समायोजन हो, बुद्धि हो, व्यक्तिगत विभिन्नता हो, इन सभी प्रकार के 8 चैप्टरों के अपन लोगों ने एमसीक्यूज आपके टॉपिक वाइज सारे अपन लोगों ने एमसीक्यूज कर दिए। तो आशा करता हूँ ये 8 के 8 क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और साथ ही में आपने अपना खुद का स्वयं मूल्यांकन यहाँ पर किया होगा। वैसे ही उसी को आप जैसे बच्चों की बहुत सारी डिमांड थी कि सर जितने अपने बाल विकास के सिद्धांत हैं, जितने आपके अधिगम के सिद्धांत हैं और जितने आपके बुद्धि के सिद्धांत, ये 3 ऐसे अध्याय हैं जिन अध्यायों में से हमारे सर एग्जाम में भरपूर प्रश्न आते हैं। क्योंकि सर बाल विकास के सिद्धांत में से हैं, अधिगम में से हैं और सर बुद्धि के सिद्धांत में से 1-2% तो सर हमारे एग्जाम में पक्के आते हैं। तो क्यों ना सर आप उनका हमें सारांश, क्यों ना सर हम आप उनको शॉर्टकट में पढ़ाओ, ताकि हम एक क्लास में पूरे सिद्धांत का सर हम रिवाइज कर सकें। तो ऐसा ही प्रयास मैं आज आपके लिए करने वाला हूँ। विदाउट कोई पीपीटी, विदाउट कोई पीडीएफ, मैं आपको ऐसा ही पढ़ाने वाला हूँ अपने हाथ से लिख के, ताकि उनका जो सारांश है, जो सिद्धांत की क्रीम है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ इस क्लास को आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। साथ ही क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन सिर्फ आपका क्या है, क्लास को लाइक करना है, कमेंट करना, वही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो आशा करता हूँ इस क्लास को आप ढेर सारा प्यार देंगे और जितना हो सकता है क्लास को ज़्यादा ज़्यादा आप प्यार देंगे। तो अभी देखिएगा, अपन जैसे पीछे थंबनेल दिख रहा है कि मनोविज्ञान के जितने भी क्या सिद्धांत है, वो सारे सिद्धांत अपन एक ही क्लास में पढ़ने वाले। चाहे सिद्धांत आपके वो कह सकते हैं कि बाल विकास के हो, चाहे आपके अधिगम के हो, चाहे बुद्धि को हो, सभी प्रकार के अपन यहाँ पर सिद्धांतों को पढ़ने वाले हैं। और देखिएगा, अधिगम का सिद्धांत है, बुद्धि के 2-4 सिद्धांत है जहाँ से डीप से क्वेश्चन आने की गुंजाइश रहती है। बाकी अधिकतर जो आपके सिद्धांत है वो सिद्धांत से जो नाम पूछते हैं और सिद्धांत देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था, उसके बारे में आपको यहाँ से प्रश्न पत्र के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। तो अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब अपन शुरू करते हैं। आपका बिना समय खराब किए, बिना उस सिद्धांत को समझने का प्रयास करिएगा। देखो, मैं बिना फालतू बात किए हुए फटाफट मैं आपको कम समय में अधिक से अधिक सिद्धांत समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखिएगा, आपके शिक्षा मनोविज्ञान का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। और आपको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर किसी प्रकार का कोई भी सिद्धांत नहीं है। सेकंड आपका चैप्टर आता है बाल विकास। उस बाल विकास के अंदर बहुत सारे क्या है आपके यहाँ पर सिद्धांत रहने वाले हैं। उन सिद्धांत के बारे में अपन लोग आज यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत है, सिद्धांत का मतलब क्या है, सिद्धांत का सारांश क्या है, उसके बारे में अपन लोग थोड़ा सा यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले अपन जो इतने बाल विकास के आपके सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में अपन लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा, फटाफट सिद्धांत को समझिएगा, अपने पास कॉपी पेन लीजिएगा ताकि आप भी साथ साथ में रिवाइज कर सको और आपको कम समय में बहुत ज़्यादा इनपुट मिल सके। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन आपका एग्जाम हो उस एग्जाम से एक दिन पहले इस क्लास को देख के जाना। और मैं कहता हूँ इस क्लास में से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पक्के यहाँ से छपने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा आपके बाल विकास के सिद्धांत। देखो, बाल विकास सिद्धांत में यदि मैं बात करूं तो देखो, एक सिद्धांत आता है आपके बाल विकास में, उस मनोवैज्ञानिक का नाम है, सबसे पहला पहला जो सिद्धांत आता है उस सिद्धांत का नाम देखो, मैं सीरियल पढ़ा रहा हूँ, सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। पहले सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। अब देखो, ये सिद्धांत आपके देता है सिगमंड फ्राइड। अब देखो, आजकल आपको सिद्धांत में कभी नहीं पूछते हैं कौन से डेट को दिया, ऐसा नहीं, सीधा आपको सिद्धांत का मतलब पता होना चाहिए। तो सिगमंड फ्राइड क्या कहता है? सिगमंड फ्राइड कहता है कि बच्चे के विकास पर या बच्चे के चिंतन पर उसके मानसिक स्तर का प्रभाव पड़ता है, जिसको ये क्या करता है, मानसिक स्तर को एक बर्फ के गोले के समान बताता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जिस प्रकार से एक पानी के बर्तन के अंदर एक बर्फ का गोला होता है, जो गोला लगभग क्या होता है, जो गोला लगभग आपके पानी के अंदर होता है, लेकिन कुछ जो हिस्सा है बर्फ का, वो कुछ हिस्सा क्या होता है, आपके पानी से बाहर होता है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि लगभग ये जो वाला हिस्सा है आपके, ये हिस्सा लगभग पानी के अंदर है। ऐसा कौन कहता है? सिगमंड फ्राइड कहता है कि जिस प्रकार से एक पानी के पात्र के अंदर बर्फ का गोला होता है, तो अपन ये पाते हैं कि 90% जो आपका बर्फ का गोला है वो कहाँ रहता है? पानी के अंदर रहता है। उसी प्रकार से 10% कहाँ रहता है? पानी के बाहर रहता है। लेकिन इन दोनों के बीच वाली एक ऐसी अवस्था है जो ऊपर से तो पानी के बाहर है और नीचे से पानी के अंदर है,
वो कितनी होती है, वो ऐसा कहता है लगभग 0% होती है। उसी प्रकार से व्यक्ति के मन के अंदर जो चीजें व्यक्ति को याद रहती है, अर्थात जो अवस्था व्यक्ति की मस्तिष्क की जागृत अवस्था होती है, जिसमें व्यक्ति अपन डेली के काम करते हैं, उसको ये कहता है कि वो व्यक्ति का कैसा मन है, आपके चेतन मन है। कितना मन है? चेतन मन है। साथ ही में ये कहता है कुछ ऐसी बातें जो व्यक्ति क्या करता है, अपने भूल जाता है, और भूलने के बाद क्या करता है, अपने अचेतन मन में डाल लेता है। उसको कहते हैं व्यक्ति की दमित इच्छाएं। क्या बोलते हैं? व्यक्ति की दमित इच्छाएं। अर्थात कहता है जिस स्तर के अंदर, जिस अवस्था में व्यक्ति अपनी दमित इच्छाएं डाल लेता है, उसे बोलते हैं व्यक्ति का अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। साथ में ये कहता है कि दोनों के बीच वाली अवस्था, जिसमें कभी कभी व्यक्ति कुछ याद की हुई बातों को भूल जाता है, उसका ये नाम क्या देता है? उसका नाम देता है आपके व्यक्ति के मन की अर्धचेतन अवस्था। अर्थात याद की हुई बातों को भूल जाना, हकला जाना, सारा किस में इसमें आएगा। इसीलिए इस व्यक्ति के अचेतन मन को आपके दमित इच्छाओं का भंडार गृह कहा जाता है। अर्थात प्रश्न पूछ लिया जाए कि सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के मन की तुलना किससे की? व्यक्ति की मन की तुलना आपके बर्फ के टुकड़े से की, जिसकी कुल कितनी अवस्थाएं बताई थी? जिसकी कुल 3 अवस्थाएं बताई थी, आपकी जागृत अवस्था, अचेतन मन और आपका अर्धचेतन मन। 3 प्रकार की अवस्था। ठीक है, तो ये आपका सिद्धांत होता है कौन सा? अर्धचेतन मन। चलिए भाई, दूसरा सिद्धांत देखिए। दूसरा सिद्धांत आपके देता है कौन सा? दूसरा सिद्धांत देता है आपका मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। ये भी कौन देता है? ये भी आपका देता है कौन है? ये भी आपका सिगमंड फ्राइड देता है। अब देखो सिगमंड फ्राइड इसमें क्या कहता है? सिगमंड फ्राइड कहता है कि बच्चे के विकास पर उसकी लिबिडो का प्रभाव पड़ता है। क्या कहता है? कि बच्चे के विकास पर उसकी लिबिडो शक्ति का प्रभाव पड़ता है। तो भाई लिबिडो क्या है? लिबिडो बच्चे की काम प्रवृत्ति है। काम प्रवृत्ति कैसी? बच्चे की ऐसी काम प्रवृत्ति जो बच्चे के अंदर कैसी होती है? आपकी जन्मजात होती है। अर्थात जिसको बच्चा कोई काम करके कैसी खुशी, आपके क्षणिक खुशी का महसूस करता है, उसका क्या नाम देता है? वो लिबिडो देता है। अच्छा ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड कहता है कि बच्चे का विकास उसकी लिबिडो के परिणाम स्वरूप होता है। लिबिडो बच्चे की काम प्रवृत्ति होती है जो बच्चे में जन्मजात होती है, जिसको करने के बाद बच्चे को क्षणिक खुशी मिलती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात क्या दोहरा रहा है? ये बात ये कहना चाह रहा है कि बच्चे के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। जिसमें सिगमंड फ्राइड कहता है कि वो बच्चे के अंदर काम प्रवृत्ति होती कैसी? जन्मजात है, लेकिन उसका विकास कुल 5 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? जिसका विकास कुल 5 अवस्थाओं में या फिर 5 चरणों के अंदर होता है, या फिर 5 अवस्थाओं के अंदर होता है। चलिए भाई, 5 अवस्थाएं कौन कौन सी, उनका यहाँ पर शॉर्ट में फटाफट समझने का प्रयास करिएगा। ये कहता है कि जिस समय बच्चा आपका 0 से लेकर 1.5 साल का होता है, या फिर मैं मेरी भाषा में बोलूं कि बच्चा 18 महीने तक होता है, उस समय बच्चे की काम प्रवृत्ति मुंह में रहती है। इसीलिए इसको अवस्था बोलते हैं मुख्य अवस्था। इसीलिए बच्चा क्या करता है? इसीलिए बच्चा इस अवस्था में आपके अंगूठा चूसता है और क्या करता है? मम्मी के पास बार बार जाके स्तनपान करने का प्रयास करता है, दूध पीने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे ही बच्चा आपके 1.5 से लेकर 1.5 साल से, जैसे बच्चा आपका 3 साल का होता है, उस समय बच्चे की जो काम प्रवृत्ति कहाँ पर होती है? वो बच्चे के गुद्य प्रवृत्ति में होती है। अर्थात इस समय बच्चा अपना काम प्रवृत्ति किस में डाल देता है? मल मूत्र करने में। और बच्चा क्या करता है? इस अवस्था में आपके गंदा रहता है और बच्चा अंदर मल मूत्र करता है। बच्चा जिस अवस्था में है वैसे एक अंदर टॉयलेट कर लेगा, वैसे वहां पर रहेगा, उसी कपड़ों में खेलेगा, उसी जगह, उसी जहाँ पे टॉयलेट किया वहीं अपने रेत लेके वहीं क्या करेगा? मिट्टी से खेलेगा। अर्थात बच्चा इस अवस्था में बहुत गंदा रहता है। वो अवस्था होती है आपकी गुद्दी अवस्था। जैसे ही बच्चा यहाँ पर 3 साल का हो गया, तो तीसरी अवस्था होती है 3 से 6 साल। इस समय बच्चे की काम प्रवृत्ति कहाँ होती है? इस समय बच्चे की काम प्रवृत्ति होती है आपकी लैंगिक अवस्था कहलाती है, अर्थात फैलिक स्टेज कहलाती है। इसमें क्या करता है? इस समय बच्चे के अंदर 2 प्रकार की ग्रंथियों का विकास होता है। एक ग्रंथि का नाम होता है इलेक्ट्रा ग्रंथि। इसके परिणाम स्वरूप जो आपकी लड़कियां होती है, जो गर्ल्स होती है, वो अपनी पिता से अधिक प्रेम करती है। और एक ग्रंथि आपके होती ओडिपस ग्रंथि।
ओडिपस ग्रंथि में क्या होती है कि जो आपके बॉयज होते हैं वो अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं, बस ये तीसरी अवस्था होती है। फिर क्या बोला, फिर बोला कि बच्चा जैसे ही आपके 7 से 12 वर्ष का होगा उस समय बच्चे की काम प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, शांत हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसीलिए इस अवस्था का क्या नाम देता है, आपका सुषुप्त अवस्था देता है या फिर आपके शांत अवस्था देता है। इस समय बच्चे की काम प्रवृत्ति बिल्कुल काम नहीं करती है, इसीलिए इसी अवस्था में बच्चे को विद्यालय भेजते हैं ताकि बच्चा अपना ध्यान काम प्रवृत्ति से हटाकर स्कूल में पढ़ने में, खेलने में, साहित्य में ले सके। जैसे ही बच्चे की उम्र आपके 13 से 18 वर्ष होती है उस समय बच्चे में अवस्था कौन सी होती है, उस अवस्था का ये नाम देता है जननेंद्रिय अवस्था, जिसमें ये क्या बोलता है कि जिस समय बच्चे के अंदर ओडिपस इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है जिसके परिणाम स्वरूप लड़की अपने पिता से अधिक प्रेम करती है, लड़का अपने पिता से अधिक, अपनी माता से अधिक प्रेम करता है, इन्हीं ग्रंथियों का धीरे धीरे विकास होकर इसी के परिणाम स्वरूप लड़का अपनी काम प्रवृत्ति का संतान उत्पन्न हेतु प्रयोग करता है। क्या करता है, संतान उत्पन्न हेतु। इसी कारण इन्हीं ग्रंथियों का विकास होकर जो आपकी लड़की है ये क्या करती है, लड़के के प्रति आकर्षित होती है, और लड़का है जो लड़की के प्रति आकर्षित होती है, और आकर्षित होकर दोनों क्या करते हैं, अपनी काम प्रवृत्ति का क्षणिक खुशी के लिए संतान उत्पन्न हेतु इस अवस्था का प्रयोग करते हैं। ये आपका सिद्धांत दूसरा कौन सा था, उस सिद्धांत का नाम है आपके कौन सा, मनोलैंगिक सिद्धांत। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आपको समझ में आ रहा, क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा सर क्लास कैसी लगी। चलो तीसरा देखिएगा। तीसरा आपके आते हैं भाई साहब जीन प्याजे, जो सिद्धांत देते हैं आपके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। देखो मैं आपको शॉर्ट लिख रहा हूं ना, ये विकास देते हैं आपके जीन प्याजे। जीन प्याजे क्या कहते हैं, जीन प्याजे कहते हैं कि बच्चे के विकास पर उसकी मानसिक प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, उस बच्चे की विकास प्रक्रिया पर उसकी मानसिक प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिसकी कुल ये 4 प्रकार की अवस्थाएं बताता है। यह अवस्था में क्या कहता है कि जिस समय बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है उस अवस्था का नाम देता है ये संवेदी पेशीय अवस्था। क्या नाम देता है, संवेदी पेशीय अवस्था। अर्थात इस अवस्था में बच्चा अपनी संवेदनाओं के माध्यम से मानसिक क्रियाओं को संपादित करता है। जिस समय बच्चा आपके 207 वर्ष का होता है उस अवस्था का नाम देता है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या करता है, इस अवस्था में बच्चा एक अपने अंदर जीववाद की धारणा को बना लेता है, बच्चा अपने अंदर अहम केंद्रण की भावना को अपना लेता है। इस समय बच्चा अपने अंदर प्रतिमूर्ति की निर्माण अर्थात इमेज फॉर्मेशन करने लग जाता है। साथ ही में इस समय बच्चा पढ़ना शुरू कर लेता है, साथ ही में बच्चा यहाँ पर गिनती गिनना शुरू कर लेता है, पढ़े लिखना शुरू कर लेता है। ये कौन सी अवस्था, आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। जैसे ही बच्चा आपके 7 से 12 वर्ष का होगा उस अवस्था का नाम देता है आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में बच्चा आपका मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर लेता है, अर्थात जो उसकी चीजें सामने है उसी के बारे में चिंतन कर लेता है। इसी कारण इस अवस्था को क्या कहा जाता है, आपके उत्क्रमणीय अनु उत्क्रमणशीलता अवस्था कहते हैं। सो क्या बोलते हैं, इसी अवस्था को आपको अनु उत्क्रमणशीलता अवस्था कहा जाता है। अर्थात इस अवस्था में बच्चा आपको वापस पलट कर जवाब नहीं देगा। और जैसे ही बच्चे की उम्र 13 से 18 वर्ष की होती है इस अवस्था का नाम देता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इसमें क्या करता है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन तो करता है लेकिन इसके साथ साथ बच्चे के अंदर आपके परिकल्पनात्मक प्रकार का चिंतन पाया जाता है। अर्थात किसी वस्तु को देखकर या वस्तु के बारे में समझकर उसके बारे में कल्पना करना, इसीलिए इस अवस्था को आपको उत्क्रमणशीलता अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके जीन प्याजे का तीसरा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत था। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखिएगा, चौथा सिद्धांत। अगला सिद्धांत एक और होता है, उस सिद्धांत का नाम है नैतिक विकास सिद्धांत। ये भी कौन देता है आपका, ये भी आपके देता है जीन प्याजे। इसमें जीन प्याजे क्या कहता है कि बच्चे के अंदर नैतिक विकास की 2 प्रकार की अवस्था होती है, जिसमें पहली अवस्था का नाम देता है प्रायत अवस्था, जिसमें बच्चे की उम्र मानता आपके 2 से 8 वर्ष, और एक अवस्था देता है आपका स्वायत्त अवस्था। इसमें बच्चे की अवस्था मानता आपकी 8 से लेकर 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष कह सकते हैं।
इसमें क्या कहते हैं कि इसमें बच्चा आपके आसपास के सर्वव्यापी न्याय के अंदर भरोसा करता है। इसका मतलब बच्चा अपने माता पिता के द्वारा दिए गए नियमों को मानता है। माता पिता के नियमों को बच्चा क्या करता है, मानता है। लेकिन इसमें क्या करता है, न तो बच्चा आपके न्याय को मानता है, न आपके माता पिता के नियमों को मानता है। इसका मतलब जैसे इसमें बोल दिया कि माता पिता ने बोल दिया कि बेटा तूने कल अपने दोस्त की बैग में से पेन चोरी की थी, इसी कारण आज तू साइकिल से नीचे गिरा। इसका मतलब बच्चा क्या मानता है कि मम्मी पापा ने जो नियम बताए हैं कि भगवान सभी जगह है, भगवान मुझे देख रहा है, जैसा मैंने कल किया था उसका फल मुझे आज मिल गया। लेकिन जैसे ही बच्चा इस अवस्था में आता है, इस समय बच्चा कहता है कि हमारे आसपास न्याय वाय कुछ नहीं होता है, मैंने साइकिल सही ढंग से नहीं चलाई थी, इसी कारण मैं साइकिल से नीचे गिरा, बाकी चोरी होरी करना भगवान ने मुझे देखा ही नहीं है। तो बच्चा कहता है कि माता पिता हमें से झूठ बोलता है, किसी प्रकार का कोई भी आसपास नियम नहीं होता है। उस अवस्था को कहते हैं स्वायत्त अवस्था। ठीक है, चलिए भाई, एक आपका था लॉरेंस कोलबर्ग, वो भी आपके नैतिक अवस्थाओं को तीन अवस्थाओं के अंदर 6 स्तर में बांटता है, उसको भी पढ़ लेते हैं। चलो भाई, तीसरा सिद्धांत ये हो गया। चौथा आपका पांचवा सिद्धांत देखिए भाई, पांचवा सिद्धांत मैं आपको पढ़ाता हूं। उस सिद्धांत का नाम है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। क्या नाम है? उस सिद्धांत का नाम है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। चलिए भाई, इसको भी पढ़ लेते हैं। यह सिद्धांत कौन देता है? यह सिद्धांत आपके देता है एरिक्सन। और एरिक्सन को पता अपन क्या बोलते हैं? एरिक्सन को एक तो अपन बोलते हैं नव्य फ्रायडवादी, और एक अपन इसको क्या बोलते हैं? अहम मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है भाई साहब, सिगमंड फ्रायड, मेरी बात सुनो क्या, ये कहता है कि बच्चों के विकास पर उसकी लिबिडो का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो बच्चों के विकास पर उसके सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बच्चा जैविक प्राणी के साथ कैसा है? क्योंकि बच्चा जैविक प्राणी के साथ आपका सामाजिक प्राणी भी है, जिसमें कहता है कि बच्चे का कुल 8 अवस्थाओं के अंदर विकास होता है। तो 8 अवस्थाएं बताने वाला, लेकिन आपको शुरू की 5 अवस्थाएं याद करनी, बाकी कुछ भी नहीं करनी। यह कहता है कि जिस समय बच्चा 0 से 1.5 साल का होता है, उस अवस्था को ये नाम देता है। क्या नाम देता है? कि जिस समय बच्चा 0 से 1.5 साल का होता है, उस समय आपके सिगमंड फ्रायड के अनुसार इसकी अवस्था होती कौन सी? आपकी मुख्य अवस्था होती है। लेकिन इस समय बच्चे के अंदर विश्वास कैसा होता है? इस समय या तो बच्चा अपने घर के लोगों पर विश्वास करता है, या फिर उनके आसपास आना पसंद नहीं करेगा। अर्थात विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था को दर्शाता है। साथ में कहता है कि जिस समय बच्चा 1.5 से 3 वर्ष का होगा, उस समय बच्चे की अवस्था कौन सी होती है? आपकी गुद्दी अवस्था होती सिगमंड फ्रायड के अनुसार। लेकिन इस समय बच्चा क्या करता है? इस समय बच्चा आत्मबल बनाम ग्लानि की भावना को फील करता है। क्या करता है? आत्मबल बनाम ग्लानि की। अर्थात इस समय बच्चा किसी प्रकार की किन्हीं बातों पर ध्यान नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने का प्रयास करता है कि मेरे कपड़े मैं खुद पहन लूंगा, मुझे किसी दूसरे को कपड़ा पहनाने की आवश्यकता नहीं है, मम्मी आप तो जाओ, मैं मेरा काम खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। ऐसी बात करने वाला कौन था? इस प्रकार की बात करने वाला आपके भाई साहब थे, कौन से? आपके थे एरिक्सन। फिर एरिक्सन कहता है कि जिस समय बच्चा आपके 3 से 6 साल का होता है, क्या होता है? जिस समय बच्चा 3 से 6 साल का होता है, उस प्रकार की अवस्था को, इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? इस अवस्था को अपन बोलते हैं आत्मनिर्भरता बनाम शंका। इसको अवस्था को बोलेंगे अपन, या तो बच्चा दूसरों पर आत्मनिर्भर रहेगा, नहीं तो फिर क्या करेगा? बच्चा आपके शंका या फिर ग्लानि का भाव पैदा करेगा। जैसे ही बच्चा 3 से 6 वर्ष का होगा, वो अवस्था आपकी कौन सी कहलाएगी? आपकी लैंगिक अवस्था कहलाएगी सिगमंड फ्रायड के अनुसार। इसमें बच्चा क्या करेगा? इसमें बच्चा या तो आपके आत्मबल का करेगा, या फिर बच्चा क्या करेगा? आत्मबल के साथ आपके कह सकते हैं कि बच्चा अपराध भाव का शिकार हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बच्चा आपके 7 से 12 वर्ष का होगा, जिस समय बच्चा आपकी बाल्य अवस्था में होगा, उस समय बच्चा या तो परिश्रम करेगा, यदि परिश्रम का रिजल्ट नहीं मिला तो बच्चा आपके हीन भावना का शिकार हो जाएगा। जैसे ही बच्चा आपके 13 से 18 वर्ष का होगा, अर्थात बच्चा किशोरावस्था में आएगा, उस समय या तो बच्चा क्या करेगा? अपनी पहचान बनाएगा कक्षा के अंदर कि मेरे घर वाले मुझे जाने, मेरे गली के अंदर मुझे जाने, अपनी भूमिका अपना रोल प्ले करेगा कि क्लास में मॉनिटर सिर्फ मुझे बनाया जाए,
और किसी को मॉनिटर नहीं बनाया जाए, जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही होना चाहिए। इस बात को सपोर्ट करने वाला आपके भाई साहब कौन थे? एरिक्सन थे। तो ये आपका सिद्धांत कौन सा हो गया? एरिक्सन का सिद्धांत। ये शुरू की शुरू आप 5 अवस्था याद कर लो, क्योंकि आपके बाल विकास फिर 18 साल की उम्र आती है। बाकी आपको न तो यहाँ से प्रश्न पूछेंगे, बस शुरू की 5 अवस्था आप याद कर लो। फिर देखिए सिद्धांत नंबर 6, ये आपका कौन देता है? ये देता है आपका यूरी ब्रॉन फ्रेन बैनर। ये क्या कहता है? ये कहता है कि बच्चे के विकास पर उसके आसपास पारिस्थितिकी का प्रभाव पड़ता है, उसके आसपास इकोसिस्टम का प्रभाव पड़ता है। अर्थात ये कहता है कि बच्चे का विकास उसके आसपास 5 प्रकार के घटकों या फिर मंडलों के अंदर होता है। जैसे जैसे ये कहता है कि मान के चलो ये छोटा बच्चा है, ये बच्चा यहाँ पर बैठा है, चलो भाई ये आपका बच्चा है। इस बच्चे का जो सबसे नज़दीक वाला मंडल है, उस मंडल का नाम देता है लघु मंडल। इसमें कौन रहते हैं? इस मंडल में बच्चे का परिवार है, बच्चे के संगी साथी दोस्त है, उनका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। जैसे ही बच्चा फिर कहाँ जाएगा? लघु के बाद बच्चा जाएगा मध्य मंडल में। कहाँ जाएगा? मध्य मंडल में। इसके अंदर बच्चों का परिवार प्लस बच्चा विद्यालय जा रहा है, इन दोनों का आपसी संबंध होगा। क्या होगा कि बच्चा विद्यालय में क्या सीख के आ रहा है, वापस घर पे आकर बच्चा क्या कह रहा है, जो इन दोनों का मंडल, उसका नाम क्या देता है? ये आपका मध्य मंडल देता है। फिर क्या कहता है कि कई कई बार बच्चे के विकास पर उसके बाह्य मंडल का प्रभाव पड़ता है, जिसमें बच्चा खुद नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, बल्कि जहाँ पर उसके माता पिता काम करते हैं, अर्थात उसके माता पिता का कार्यस्थल होगा, बच्चे का सोशल मीडिया होगा, बच्चे का कह सकते हैं कि धार्मिक स्थान होगा, या फिर बच्चा क्या क्या काम करता है, ये सारे किसको? बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। फिर होता है आपका वृद्ध मंडल। इस मंडल में क्या होता है कि बच्चे के आसपास जो भी उसके सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं, या फिर सामाजिक जो नियम है, जो कायदे हैं, कानून है, वो भी क्या करते हैं? बच्चों को विकास को प्रभावित करते हैं। और सबसे अंतिम अवस्था का नाम देता है घटना मंडल, जिसमें कहते हैं यदि बच्चे के आसपास कोई ऐतिहासिक घटना हो चुकी है, या फिर घर के अंदर कोई पारिवारिक तलाक हो गया, या घर में कोई कह सकते हैं आर्थिक आघात हो गया, या फिर घर के अंदर कोई क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इन सभी प्रकार की अवस्था में बच्चे के 5 घट्टों के अंदर क्या होता है? बच्चे का विकास प्रभावित होता है। पांचों का सीरियल याद करना आपका: लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वृद्ध मंडल, घटना मंडल। अर्थात ये कहता है जो बच्चे का विकास है वो अलग अलग 5 चरणों में होता है, और बच्चा अपने विकास को अलग अलग 5 प्रकार के चरणों में प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चा कई बार खुद को इफेक्ट करता है। अलग अलग स्टेज में बच्चा अलग अलग कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए भाई, ये आपके सिद्धांत कितने हो गए? 6 सिद्धांत हो गए। चलो भाई, 7वां सिद्धांत देखिएगा। 7वां जो आपका सिद्धांत है, उस सिद्धांत को अपन क्या पढ़ सकते हैं? 7वें सिद्धांत को अपन पढ़ेंगे, मैं यदि मेरी भाषा में बोलूं तो अपन पढ़ सकते हैं लॉरेंस कोलबर्ग का अपना नैतिक सिद्धांत होना है। चलो भाई, 7वां सिद्धांत अपन पढ़ते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का सिद्धांत। और ये सिद्धांत कौन देता है? ये सिद्धांत आपका देता है लेव वाइगोत्स्की। अब लेव वाइगोत्स्की क्या कहता है? यहाँ पे 2 चीज समझो। लेव वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चे के विकास पर उसके सामाजिक, सांस्कृतिक व भाषा का प्रभाव पड़ता है, और बच्चा जिन जिन अपने आसपास के लोगों से ये सीखता है, प्रभाव पड़ता है, उन लोगों के साथ संबंध को ये क्या दर्शाता है? अंतर व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है। कि बच्चा जिनके साथ संबंध बनाता है, बच्चा जिनके साथ ही सीखता है, बच्चा जिनसे ये प्रभावित होता है, उन प्रभावित होने वाले जो उसका आसपास का एरिया है, उसका आसपास का जो भी इलाका है, उस इलाके का ये नाम देता है ZPD, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र। साथ में ये कहता है कि बच्चा जिस एरिया से बच्चा विकास प्रभावित करता है, उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन बच्चा विकास प्रभावित इस एरिया से कर रहा है, लेकिन इस एरिया के अंदर से कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन से मनुष्य उस बच्चे को अस्थायी प्रकार की सहायता करते हैं। क्या करते हैं? उस बच्चे को अस्थायी प्रकार की सहायता करते हैं। उसी सहायता का ये आपके भाई साहब क्या नाम देता है? उसी सहायता का भाई साहब नाम देता है आपके स्केप फोल्डिंग। क्या देता है? स्केप फोल्डिंग, या फिर ढांचा निर्माण, या फिर पहाड़ निर्माण। ठीक है, बस 2 चीज आपको इसके अंदर याद करनी। किसके अंदर करनी? आपके लेव वाइगोत्स्की के अंदर आपको अच्छे से याद करनी है। चलिए भाई,
ये आपका सिद्धांत नंबर हो गया 7। 8वां सिद्धांत देखिएगा। 8वां सिद्धांत, आपके सिद्धांत का नाम है भाषा विकास सिद्धांत। और ये सिद्धांत आपके कौन देता है? ये सिद्धांत आपके देता है नॉम चॉम्स्की। और नॉम चॉम्स्की क्या कहता है? नॉम चॉम्स्की कहता है कि बच्चे के अंदर जो भाषा सीखने की क्षमता है, बच्चे के अंदर जो भाषा सीखने की जो क्षमता है, वो क्षमता बच्चे के अंदर कैसी होती है? आपकी जन्मजात होती है। तथा बच्चा जिस भाषा को पढ़ना सीख जाता है, उस भाषा की व्याकरण बच्चा खुद सीख जाता है। इसीलिए इस सिद्धांत को और क्या बोलते हैं? इसीलिए इस सिद्धांत को आपके जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहा जाता है। साथ में ये भी कहता है कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, इसीलिए उस क्षमता को क्या नाम दिया गया? इसीलिए इस क्षमता को नाम दिया गया आपका भाषा अर्जन तंत्र नाम दिया गया, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्यूपमेंट। आपके कह सकते हैं कि तंत्र को यहाँ सिस्टम बोल सकते हैं, यहाँ पर DLAD नाम कहा गया। ठीक है, तो ये सिद्धांत आपका कौन सा है? ये सिद्धांत है आपके नॉम चॉम्स्की का। अगला सिद्धांत देखिए नम्मा, जो आपके है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। ये सिद्धांत किसका है? नैतिक विकास सिद्धांत है। ये सिद्धांत आपके है लॉरेंस कोहलबर्ग का। अब देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग भाई साहब आपके क्या कहते हैं। देखो, आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हो, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कम समय में क्या मिले, अधिक से अधिक आपको ज्ञान मिले, ताकि आपका यहाँ से एक भी प्रश्न यहाँ से गलत ना हो। क्योंकि मेरा ऐसा भरपूर प्रयास है कि आपको कम से कम टाइम में अधिक ज्ञान देने का प्रयास करें। बाकी देखो चीज़ें मैं आपको खोल खोल के ये एक टॉपिक 2-4 घंटों पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपके पास समय कम है। उस समय का उपयोग करते हुए आप सही ढंग से पढ़ेंगे, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर फटाफट पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो लॉरेंस कोहलबर्ग क्या कहता है कि बच्चे के नैतिक विकास पर उसके तर्क व चिंतन का प्रभाव पड़ता है। ये क्या बात कहता है? ये कहता है कि बच्चे के नैतिक चिंतन पर उसके एक तो तर्क का और एक उसके चिंतन का प्रभाव पड़ता है। और जो ये प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव कुल 3 अवस्थाओं के अंदर पड़ता है। और साथ में ये कहता है कि जो 3 अवस्थाएं हैं, इन प्रत्येक अवस्थाओं के 2-2 स्तर हैं, इसलिए 3 अवस्थाओं के 6 स्तर के अंदर इस नैतिक सिद्धांत को बांटता है। जिसमें यह कहता है कि जो पहला स्तर है उसका ये नाम देता है पूर्व परंपरागत स्तर। क्या नाम देता है? पूर्व परंपरागत स्तर इसका नाम देता है। और इस स्तर के अंदर जो आपका बच्चा है, उस बच्चे की उम्र ये मानता है कि जिस समय बच्चा आपके 0 से या फिर 4 से 10 वर्ष का होता है, क्या होता है? जिस समय बच्चा 4 से 10 वर्ष का होता है, उस स्तर का नाम देता है पूर्व परंपरागत। और कहता है इस स्तर के अंदर बच्चे के अंदर नैतिकता का क्या होता है? आपका अभाव होता है। लेकिन लेकिन अपन बच्चे को अपन बच्चे को 2 चीजों के माध्यम से बच्चों को नैतिक पालन करवा सकते हैं। और जो 2 चीजें दी उनका नाम दिया स्तर पहला। स्तर पहला क्या कहता है? या तो बच्चे को आप आज्ञा दो, बेटा आज्ञा कर ले, बेटा ये ऐसा काम कर ले, या फिर बच्चे को आप क्या दो? पनिशमेंट दो। तो आज्ञा व दंड के पनिश के माध्यम से बच्चा क्या करेगा? अपने नैतिक नियम की पालना करना शुरू कर देगा। या फिर इससे भी नहीं माने तो घर में यदि 2 बच्चे हैं, यदि बड़ा बच्चा कुछ कर रहा है तो छोटा बच्चा भी क्या करेगा? उससे बदले की भावना से, कि बड़ा भाई ने बड़े के पैर छुए हैं तो मैं भी बड़ा के पैर छूंगा, या फिर अहंकार की भावना से बच्चा क्या करेगा? आपके नैतिक नियम की पालना करना शुरू कर देगा। ऐसा कौन कहता है? आपका लॉरेंस कोहलबर्ग कहता। कौन कहता है? लॉरेंस कोहलबर्ग कहता है। ये कौन सी अवस्था? आपकी पूर्व परंपरागत। साथ में क्या कहता है कि दूसरी अवस्था का ये नाम देता है आपका परंपरागत स्तर। क्या नाम देता है? परंपरागत स्तर। इसमें कहता है कि बच्चे की उम्र आपके 10 से 12 वर्ष होती है। इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें बच्चा आपके जो भी सामाजिक नियम है, जो भी आपके सामाजिक नियम है, जो भी आपके सामाजिक कानून है, जो भी आपके सामाजिक कायदे हैं, इन सभी को मानकर बच्चा क्या करता है? अपने नैतिक नियमों की पालना करता है। जिसके भी ये 2 प्रकार की अवस्थाओं के अंदर क्या करता है? उसको बांटने का प्रयास करता है। ये कहता है जो पहला स्तर है, उस पहले स्तर को या फिर पहली अवस्था का ये क्या नाम देता है? पहली जो आपकी अवस्थाएं हैं, उस अवस्था का ये क्या नाम देता है? उस अवस्था का ये नाम कहता है कि प्रशंसा की अवस्था। इस समय बच्चा क्या करता है? यदि आपने बच्चे की प्रशंसा कर दी कि ये लड़का कैसा है,
ये लड़का किसका है, जिसका भी ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़की किसकी है, जिसकी भी ये बहुत अच्छी लड़की है। इस समय बच्चा खुद की प्रशंसा सुनने के लिए, इस समय बच्चा खुद की प्रशंसा सुनने के लिए क्या करता है, अपने नैतिक नियम की पालना करता है कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, ये जो काम कर रहा है ना बहुत अच्छा लड़का है, ये काम कौन कर रहा है। उस प्रशंसा को सुनकर वो लड़का और लड़की हाथों हाथ काम करने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब क्या है कि लड़के को प्रशंसा अच्छी लगती कौन सी अवस्था में, आपके परंपरागत स्तर के पहले स्टेज के अंदर। ठीक है, फिर दूसरी अवस्था को उसके नाम देता है कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। क्या नाम देता है, दूसरी अवस्था का ये नाम देता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। दूसरे का नाम देता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। जिसमें ये क्या कहता है, जिसमें बच्चा कहता है बेटा मम्मी बोलती है चोरी करना गलत बात है, मैं तो चोरी नहीं करूं, आप चोरी कर लो। मेरे मम्मी ने बोला झूठ बोलना गलत बात है, इसलिए हमारे समाज के नियम है कि सामाजिक व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है। ऐसा कौन कहती है, ऐसी मेरी मम्मी कहती है। और झूठ बोलने से अपना सामाजिक स्तर कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रभावित होता है। इसलिए मैं मेरे सामाजिक नियम को प्रभावित नहीं करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बच्चा सामाजिक नियमों को मानने के लिए, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या करता है, नैतिक नियमों का यहाँ पर पालन करता है। तो कौन सिद्धांत हो गया आपका, नैतिक विकास का परंपरागत। तीसरी जो आपकी स्टेज है, उस तीसरी स्टेज का ये नाम देता है, उसका नाम है उत्तर परंपरागत स्तर। क्या नाम देता है, उत्तर परंपरागत स्तर। जिसमें ये बच्चे की उम्र मानता है आपके 13 से 18 वर्ष। क्या मानता है, 13 से 18 वर्ष की अवस्था मानता है। जिसमें ये पहला स्तर देता है या फिर पहली अवस्था देता है, उसका ये नाम देता है कि सामाजिक समझौते की अवस्था। इसमें क्या कहता है, इस अवस्था में कहता है सामाजिक समझौते की अवस्था। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है यदि ऐसा कुछ समाज का काम है और उस समाज के काम में हमारे समाज के सभी लोगों का क्या होता हो, भला होता हो, मानव कल्याण होता हो, तो मैं मेरा भी पक्ष क्या करूंगा, समाज के पक्ष में रखूंगा। अर्थात मैं समाज के साथ समझौता कर लूंगा, चाहे मेरा मन कुछ भी कह रहा हो। लेकिन जिस समय हमारे समाज के लोगों का मानव कल्याण हो, सबका मानव कल्याण हो रहा, सबका अच्छा हो रहा हो, उस समय मैं समाज के साथ समझौता कर लूंगा कि मैं भी समाज के साथ हूँ। वो कौन सी अवस्था, आपके सामाजिक समझौते की अवस्था। और जो दूसरा स्टेज देता है, उसका नाम देता है आपके आंतरिक विवेक की अवस्था। क्या नाम देता है, आंतरिक विवेक की अवस्था। जिसमें ये क्या कहता है, जिसमें ये ऐसा कहता है कि देखो मैं मेरे खुद के नैतिक, अर्थात इसमें बच्चा अपने स्व विवेक के आधार पर, अर्थात बच्चा इसमें अपनी अंतर आत्मा के आधार पर क्या करता है, निर्णय लेता है कि जैसा मेरा मन कहेगा, जैसी मेरा हृदय कहेगा, वैसा ही मैं काम करूंगा, मैं किसी और की बात नहीं मानने वाला। कब, जब बच्चा आपके किशोरावस्था के अंतिम काल में होता है, उस समय बच्चा किसी दूसरे की भावना को नहीं मानता है। वो कौन सी अवस्था होती है, वो अवस्था आपकी होती है उत्तर परंपरागत या फिर पच परंपरागत स्तर। ठीक है, तो ये कुल आपके 9 प्रकार के बाल विकास सिद्धांत थे, और आशा करता हूँ ये सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ ये सिद्धांत आपको अच्छे से याद करने हैं, और इन सिद्धांत में से एक प्रश्न पक्का यहाँ से आ जाएगा। बस यदि आपको सारांश यहाँ से पता है तो आप आराम से प्रश्नों को यहाँ से हल कर सकते हो। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं आपके अधिगम के सिद्धांत, फिर एक आपके बच्चे का बुद्धि का सिद्धांत। थोड़ी सी क्लास और देखते हैं, अधिगम के सिद्धांत पढ़ने का प्रयास करते हैं। बस आपका ढेर सारा प्यार चाहिए, मैं ऐसा ही आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। जैसे ही आपका रीट का एग्जाम होगा, मैं आपको थ्योरी वाइज यहाँ समझा दूंगा कैसे आपको पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़ने के लिए हमें क्या क्या व्यवहार करना है, किस किस प्रकार से करना है, वो आपका करते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब अपन शुरू करते हैं आपके थोड़ा सा अधिगम के बारे में। अब देखो अधिगम के सिद्धांत के बारे में अपन पढ़ते हैं। चलो ये लो, जो आपके हेडिंग डाल लेते हैं अपन है अधिगम। क्या डालते हैं आपका, अधिगम चैप्टर के अपन सिद्धांत को पढ़ने का प्रयास करते हैं। और देखिए दोस्तों, अपन अधिगम के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स को यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं आपका अधिगम का कौन कौन सा चैप्टर इसके अंदर आता है, या फिर कौन कौन से चैप्टर्स अपने को यहाँ छोड़ने हैं, और कौन कौन से चैप्टर्स आपको यहाँ पर नहीं पढ़ने, उसके बारे में अपन थोड़ा सा जानने का प्रयास कर लेते हैं। चलिए भाई, पढ़ना तो है ही अपने को अधिगम,
तो क्यों ना अपन अधिगम को इसे गोले में पैक कर ले। देखो मैं भी कुछ आपके लिए नया प्रैक्टिकल करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी देखो प्रयास तो करना ही पड़ता है ना। और व्यक्ति का जीवन कैसा है, व्यक्ति का जीवन निरंतर प्रयासशील है, और हर व्यक्ति अच्छे प्रयास के लिए कुछ ना कुछ अच्छे प्रयास हमेशा करता ही रहता है। चलो भाई, यहाँ समझने का प्रयास करना। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ ताकि कंटिन्यू फिर मैं आपको बिना कुछ डिस्टर्ब किए फटाफट अधिगम के अध्ययन कर लेते हैं। चलिए भाई, थोड़ी सी एनर्जी आ गई। अब फटाफट अपन अधिगम को समझ ले। देखो अधिगम के सिद्धांत में मैं बात करूं तो सबसे पहला सिद्धांत आता है, उस सिद्धांत का नाम है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। और ये जो आपका सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, ये सिद्धांत आपके देने वाला मनोवैज्ञानिक है आपके थॉर्नडाइक। कौन है? उस मनोवैज्ञानिक का नाम है देखो थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ये प्रयोग देता है आपके किस पर? आपके भूखी बिल्ली पर। किस पर देता है? भूखी बिल्ली पर देता है। अब देखो मैं सिर्फ आपको यहाँ का सारांश बता रहा हूँ। इसमें थॉर्नडाइक क्या कहता है? थॉर्नडाइक कहता है यदि किसी बच्चे के सामने, यदि किसी बच्चे के पास क्या है? उद्दीपन है। यदि आपके सामने वैकेंसी है तो उस वैकेंसी को पार करने के लिए आप क्या करोगे? बार बार अनुक्रिया करोगे। इस अनुक्रिया को करने के लिए आप बार बार क्या करोगे? उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करोगे। प्रयास के साथ आप विभिन्न प्रकार क्या करोगे? गलतियां करोगे, इरर्स करोगे, त्रुटि करोगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप धीरे धीरे प्रयास के परिणाम स्वरूप, प्रयास तो आप करते रहोगे लेकिन त्रुटियों की संख्या आपकी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ऐसे करते करते आप धीरे धीरे क्या करोगे? उद्दीपन की प्राप्ति कर लोगे। अर्थात इसी सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? प्रयास व त्रुटि सिद्धांत का सिद्धांत कहते हैं। इसीलिए थॉर्नडाइक को क्या बोलते हैं? इसीलिए थॉर्नडाइक को आपके शिक्षा और पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इस बात को अच्छे से समझने का प्रयास करना, ठीक है। जिसमें इस सिद्धांत के आधार पर एक तो आपके अधिगम के मुख्य नियम देता है। कितने नियम देता है? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक आपके देता है तत्परता का नियम, एक देता है आपके अभ्यास या श्रम का नियम, एक देता है प्रभाव अप्रभाव या फिर संतोष असंतोष का नियम। साथ ही में आपके गौण देता है 5 प्रकार के नियम। ये 5 प्रकार के गौण नियम कौन से? मुझे फटाफट आप कमेंट करके बताइए आपको याद है या नहीं है। चलिए भाई, दूसरा सिद्धांत देखिए आपका किसका? दूसरे सिद्धांत का नाम है आपका अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत। क्या नाम है? अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत। आप देखो अनुबंधन का पिता कौन है? अनुबंधन का पिता आपका पावलोव है। पावलोव प्रयोग किस पर करता है? आपके कुत्ते पर करता है। कब करता है? 1904 में। इसीलिए इसको 1904 में क्या मिलता है? आपका नोबेल पुरस्कार मिलता है। इसमें पावलोव क्या कहता है? पावलोव देखो मैंने आपको पहले भी याद कराया था, यदि आपके सामने 3 शब्द आ जाए, 3 शब्द क्या? UCS। और आपको पता है 3 शब्द किस में आते हैं? भोजन के अंदर आते हैं, ठीक है। और 2 शब्द यदि आपको मिल जाए, 2 शब्द किस में आते हैं? आपको घंटी में आते हैं, तो घंटी में आपका क्या हो जाएगा? CS आ जाएगा। तो इसमें आपका क्या कहता है पावलोव? पावलोव कहते हैं यदि भूखा कुत्ता आपके सामने है और कुत्ते को आपने क्या दिया? भोजन दिया, तो कुत्ता क्या करेगा? तो कुत्ता आपको भोजन को देकर लार निकालेगा। उसको बोलते हैं UCR, अर्थात 3 वर्ड को देकर 3 वर्ड की क्रिया होना। तो आप अच्छे से याद कर लोगे। साथ में क्या कहता है कि दूसरी बार आप क्या करो? उसको भोजन देने से पहले, UCS देने से पहले सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड पहले, कितने सेकंड पहले? सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड पहले उसको आप CS दे दो। अर्थात उसे आप क्या कर दो? ध्वनि की आवाज बजा दो, घंटी की आवाज बजा दो। जैसे ही आपने उसको CS दिया तो क्या कर लेगा बच्चा? बच्चा पहली बार में तो क्या करेगा? बच्चा घंटी के साथ किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं करेगा और वो भोजन को देखकर मुंह में से क्या निकाल लेगा? लार निकाल लेगा। लेकिन आपने इस प्रक्रिया को, बार बार किया, बार बार किया, बार बार किया। और एक दिन ऐसे कुत्ते को फील हो गया, क्या फील हुआ? कि मुझे खाना तभी मिलेगा जब मेरे लिए पहले क्या बजेगी? जब पहले मेरे लिए घंटी बजेगी। और कुत्ता एक दिन घंटी के साथ क्या कर लिया? कुत्ते ने अनुबंधन कर लिया, कुत्ते ने घंटी के साथ जुड़ाव कर लिया। और एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चा जैसे ही घंटी की आवाज सुनेगा कुत्ता, और कुत्ते के कान में या मुंह में क्या आएगा? लार आ जाएगी कि घंटी मिल गई, घंटी की आवाज, इसका मतलब मुझे खाना मिलने वाला। अर्थात तीसरी अवस्था में बच्चा घंटी की आवाज सुनकर लार निकाल दे कुत्ता, उसे बोलते हैं CS को देकर CR लार निकाला। अर्थात घंटी यहाँ पर क्या कहलाती है? घंटी यहाँ पर आपकी कहलाती है अनुबंधित उद्दीपक कहलाती है।
और भोजन क्या कहलाता है? भोजन आपका कहलाता है अनानुबंधित उद्दीपक कहलाता है। ठीक है, बस 3 चीज आपको याद करनी है। वापस समझ लो, पहली बार देखो भोजन को देखकर सबके मुंह में लार आते, सबकी बात ठीक है, लेकिन जब मैंने पहली बार आपको भोजन देने से पहले किसी प्रकार घंटी बजाई, तो आप सोचो कि पता नहीं ऐसे ही घंटी की आवाज होगी, वो घंटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, तो आपके मुंह में भोजन देखो लार आ जाएगी। लेकिन मैं हमेशा घंटी बजा रहा हूँ भोजन देने से पहले, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि घंटी बज रही, इसका मतलब खाना आने वाला है। तो हर बार आप घंटी के बाद आपको भोजन मिल रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा बार बार प्रक्रिया करने के बाद जैसे ही आप घंटी की आवाज़ सुनेंगे, आप क्या पाएंगे? अच्छा, भोजन मिलने वाला, इसका मतलब आपने घंटी के साथ क्या कर लिया? जुड़ाव कर लिया, अनुबंधन कर लिया, और आपको हाथों हाथ मुंह में क्या हो जाएगी? लार। वो प्रक्रिया कौन सी? आपकी अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए भाई तीसरा सिद्धांत देखिएगा। तीसरे सिद्धांत का आपका नाम है क्रिया प्रसूत अधिगम, या लिखो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। यह सिद्धांत आपका कौन देता है? यह सिद्धांत देता है आपका B.F. स्किनर। और किस पर देता है? ये देता है आपके चूहे व कबूतर पर। कब देता है आपके? ये देता है 1938 के अंदर। यहाँ एक ही बात कहता है, यहाँ एक क्या बात करता है, ये क्या करते हैं? स्किनर बॉक्स लेता है, स्किनर बॉक्स में क्या करता है? एक चूहे को पैक करता है, और सामने यहाँ क्या करता है? एक किसी ऊपर दीवार के ऊपर यहाँ बॉक्स में अनाज का क्या डालता है? दाना डालता है, और यहाँ पर एक लीवर होता है। चूहा क्या करता है? चूहा बार बार प्रयास करता है बाहर आने के लिए, लेकिन एक टाइम क्या हो जाएगा? चूहे का पैर इस लीवर पर आएगा, और लीवर पर आते ही यहाँ अनाज का एक दाना यहाँ नीचे गिरेगा, और चूहा अनाज दाने खा लेगा। इसका मतलब चूहे ने पहली बार प्रयास किया, तो उस प्रयास के परिणाम से चूहे को क्या मिला? अनाज का दाना, जो उसके लिए किसका काम कर रहा है? पुनर्बलन का काम कर रहा है। तो स्किनर ने कहा कि जैसे ही चूहा यहाँ पर प्रयास करा, जैसे ही चूहा यहाँ पर लीवर पर पैर दबा रहा है, उसके हाथों हाथ बाद पैर दबाते ही चूहे को क्या दे दो? अनाज का दाना, ताकि चूहे को क्या फील होगा कि मैं जितनी बार अनुक्रिया करूंगा, मैं जितनी बार मैं प्रक्रिया करूंगा, उतनी ही बार मुझे अनाज का दाना मिलेगा। वही अनाज का दाना आपके लिए क्या काम कर रहा है? रेनफोर्समेंट का काम कर रहा है। इसका मतलब यह कहता है कोई भी बच्चा किसी विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए जितनी बार प्रक्रिया करता है, उस प्रक्रिया के जितनी बार बच्चा प्रयास करता है, उस प्रयास के तुरंत बाद क्या दे दो? बच्चों को रेनफोर्समेंट दे दो। इस रेनफोर्समेंट देने से बच्चे के काम करने की प्रक्रिया में, बच्चे के कार्य करने की दर में वृद्धि हो जाएगी, और कार्य करने की दर में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? आपका क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत कहलाता है। जिसमें कहता है कि रेनफोर्समेंट 2 प्रकार का होता है। जिसमें ये क्या कहता है? जिसमें ये कहता है कि जो आपका पुनर्बलन होता है, ये पुनर्बलन आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है प्राथमिक, जिसे अपन बोलते हैं सकारात्मक। एक आपका होता है द्वितीयक, जिसे अपन बोलते हैं नकारात्मक। सकारात्मक ऐसा जो आपके कार्य करने की दर को बढ़ाता हो, और नकारात्मक क्या करता है? जो आपके कार्य करने की दर को घटाता हो। इसी स्किनर बॉक्स के आधार पर स्किनर आप क्या करता है? रेनफोर्समेंट की अनुसूची भी बांटता है। और अनुसूची कितने प्रकार देता है? अनुसूची ये 4 प्रकार की अनुसूचियों को बांटता है, जिसमें एक अनुसूची का नाम क्या देता है? एक अनुसूची का नाम देता है ये परिवर्तीय अंतराल अनुसूची। एक का नाम देता है आपका क्या? निश्चित अंतराल अनुसूची। एक का वापस नाम देता है आपके परिवर्तीय अनुपात अनुसूची, और एक का वापस नाम देता है आपके निश्चित अनुपात अनुसूची। मैंने आपको पहले ही याद करवाया था कि जहां पर आपको अनुपात अंतराल दिख जाए, वहां का संबंध आपको समय से लेना है, जहां पर आपको अनुपात दिख जाए उसका आपको संबंध संख्या से लेना है। यदि स्किनर बॉक्स में एक चूहे को एक बार 1 मिनट तक काम करने पर उसको कोई दाना मिल रहा है, फिर दूसरी बार उसको 2 मिनट करने पर, तीसरी बार 3 मिनट करने पर, अर्थात बच्चे के टाइम का समय फिक्स नहीं है। कभी उसको 1 मिनट बाद मिल गया रेनफोर्समेंट, कभी 2 मिनट बाद, कभी 3 मिनट बाद। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चे को रेनफोर्समेंट का टाइम सही नहीं है, वो हो जाएगा आपका परिवर्तीय अंतराल समय। मानो पहली बार में 1 मिनट में मिल गया, फिर आपके 2 मिनट में, इसका मतलब आपका टाइम फिक्स नहीं है। यदि चूहे को प्रत्येक 5 मिनट बाद
हर बार 5 मिनट बाद उसको अनाज का दाना मिलता है। इसके लिए आपके चूहे के लिए क्या है, आपका टाइम फिक्स है, उसे बोलेंगे निश्चित अंतराल अनुसूची। यदि चूहे को 2 बार कूदने पर पहली बार में अनाज का दाना मिलता है, फिर 3 बार कूदने में, फिर 4 बार कूदने में, इसका मतलब क्या है, जो आपका अनुपात है वो अनुपात कैसा, अनुपात निश्चित नहीं है। और यदि चूहे को हर 10 बार कूदने में अगली बार भी 10 बार कूदने उसको अनाज का दाना मिल रहा है, इसका मतलब आपका अनुपात कैसा, आपका निश्चित अनुपात है। और निश्चित अनुपात ही आपका क्या कहलाता है, आपका निश्चित अनुपात अनुसूची कहलाती है। इस प्रकार से स्किनर क्या करता है, अपनी अनुसूची को 4 प्रकार की भागों में बांटता है। तो ये आपका तीसरा सिद्धांत हो गया। अब देखिएगा चौथा सिद्धांत आपका। चौथा सिद्धांत का नाम है आपके चिन्ह अधिगम सिद्धांत है, जिसे अपन दूसरा बात कहते हैं अव्यक्त अधिगम सिद्धांत। और ये आपका सिद्धांत देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था, उसका नाम था टोलमैन। टोलमैन क्या कहता है, टोलमैन कहता है कि बच्चा किसी चिन्ह या फिर संकेत को देखकर अधिगम करता है, और अधिगम तब करेगा जब तक कि बच्चे को कहा नहीं जाए, जब तक कि बच्चे को कहा नहीं जाए। बस इस सेंटेंस को अंडरलाइन कर लेना। बच्चा अधिगम तब करेगा जब तक कि बच्चे को कहा। यदि आपने बच्चे को कुछ नहीं कहा, यदि किसी बच्चे को आपने संकेत या फिर चिन्ह नहीं दिया, तो बच्चा अधिगम नहीं करेगा। अर्थात बच्चा संकेत या फिर चिन्ह के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है, उसी को नाम देता है अव्यक्त सिद्धांत। यदि बच्चा जब तक सीखने का प्रयास नहीं करेगा, कब तक नहीं करेगा, जब तक आप बच्चों को क्या नहीं दोगे, साइन नहीं दोगे, जब तक आप बच्चे को क्या नहीं करोगे, आप विभिन्न प्रकार से बच्चों को कह सकते हैं कि सिंबल नहीं दोगे। ठीक है भाई। पांचवा सिद्धांत देखिएगा। पांचवा सिद्धांत आपके किसका है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। ये सिद्धांत कौन देता है, ये सिद्धांत देता है आपका कार्ल रोजर्स देता है। ये कार्ल रोजर्स क्या कहता है कि बच्चा अपने अनुभव के माध्यम से अधिगम करता है। बच्चा अपने अनुभव के माध्यम से अधिगम करता है, क्योंकि अनुभव के माध्यम से सीखा हुआ ज्ञान कैसा होता है, आपका स्थायी ज्ञान होता है। क्योंकि स्थायी ज्ञान इसलिए होता है कि बच्चे के अनुभव के साथ बच्चा अपनी रुचि और बच्चा अपनी अभिवृत्ति के अनुसार अधिगम को करता है। इसलिए बच्चे का सीखा हुआ ज्ञान कैसा स्थायी होता है, अनुभव से सीखा हुआ। ऐसा कौन कहता है, कार्ल रोजर्स कहता है। चलिए भाई छठा सिद्धांत देखिए। छठा सिद्धांत आपके देता है, उसका नाम है अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम। क्या नाम है, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम। और ये सिद्धांत आपके देने वाला मनोवैज्ञानिक का नाम है आशुबेल। आशुबेल क्या कहता है, आशुबेल कहता है कि बच्चा जब अधिगम करता है, अधिगम करते समय अपने शब्दों के अर्थ को समझता है, उसके प्रति गहरा चिंतन करता है, और चिंतन करके सीखने का प्रयास करता है। और जो सीखता है वो कैसे सीखता है, आपके निगमनात्मक तरीके से सीखता है। बस इस बात को ध्यान रख लेना। किसके अनुसार बच्चा निगमन तरीके से अधिगम करता है, वो आपके करता है डेविड आशुबेल के अनुसार। चलिए भाई, सातवां सिद्धांत आता है आपका संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। और ये सिद्धांत आपके देने वाला कौन था, जेरोम ब्रुनर था। जेरोम ब्रुनर क्या कहता है, जेरोम ब्रुनर आपके ये कहता है कि बच्चा जब अधिगम करता है, तो बच्चा अधिगम के अंदर अपने ज्ञान का निर्माण क्या करता है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। जिसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है, जिसमें जो आपके गुरुजी होते हैं, उन गुरुजी की भूमिका क्या होती है, आपकी मार्गदर्शक की होती है। साथ में ये भी कहता है कि जिस समय बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, उस समय बच्चा एक तो आपका कैसा होता है, गतिशील होता है, एक आपका बच्चा सक्रिय होता है। इन दोनों के साथ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस समय बच्चा आपके खोजी प्रवृत्ति का होता है, और खोजी प्रवृत्ति के साथ ही साथ बच्चा आगमन तरीके से सीखने का प्रयास करता है। किस तरीके से, आगमन तरीके से सीखने का प्रयास करता है। बस आशुबेल कहता है निगमन तरीके से, और जेरोम ब्रुनर कहता है कि आगमन तरीके से। बस इतनी सी आपको बात याद करनी है। और संरचनात्मकता का दूसरा मतलब क्या है, आपका रचनावादी। इसी का तीसरा नाम क्या है, आपका निर्मितवादी। बस 3 चीज आपको याद करनी है। निर्मितवादी आपका 3 प्रकार का, एक आपका है संज्ञान निर्माणवादी, जो आपके देता है जीन प्याजे। एक आपका होता है कौन सा, संज्ञान के बाद एक आपका होता है सामाजिक निर्मितवादी,
जो आपके देता है लेव वाइगोस्की, और एक आपका निर्मितवादी कौन सा होता है, एक आपका निर्मितवादी होता है उसका नाम है तृतीय निर्मितवादी, और ये आपके देता है जेरोम ब्रुनर। जेरोम ब्रुनर कहता है इसमें बच्चा अपनी व्यक्तिगत परिस्थिति के माध्यम से सीखता है। इसमें जीन पियाजे कहता है कि बच्चा अपने वातावरण से सीखता है, और इसमें आपके लेव वाइस्कोस कहता है कि बच्चा अपने सामाजिक के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। बस ये आपका कौन सा है, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो यदि आपको मैंने यहाँ पे निर्मितवादी याद कराया है, तो कहीं ना कहीं निर्मितवादी के बाद एक आपको आठवां सिद्धांत याद पढ़ लेना चाहिए, किसका, आपके रोजर बाइबी का 5E मॉडल। किसका, आपके रोजर बाइबी का 5E मॉडल। इसमें रोजर बाइबी क्या कहता है कि जब बच्चा अधिगम सीखता है, उस अधिगम में बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, और खुद कैसा करता है बच्चा, कुल 5 चरणों में करता है, जिस 5 चरणों को कहते हैं 5E, जिसमें एक ही आपका ये, दूसरा ई, तीसरा ई, चौथा ई, पांचवा ई। पहले ई का नाम देता है एंगेज, अर्थात सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, अपनी शिक्षण प्रक्रिया के साथ पूर्व ज्ञान को जोड़ेगा, जुड़ाव करेगा। जैसे ही बच्चे ने जुड़ाव किया, जैसे ही बच्चे ने अपने पूर्व ज्ञान के साथ जुड़ाव किया, तो बच्चा अपनी विषय वस्तु की खोज करेगा। जैसे ही बच्चे ने अपनी विषय वस्तु का खोज की, तो बच्चा अपने खोजे हुए ज्ञान की क्या करेगा, अपनी भाषा में उसकी व्याख्या करेगा और अपने कौशल को मजबूत करेगा। जैसे ही बच्चे ने अपने कौशल को मजबूत किया, तो उसका एलोबोरेट करेगा, उस ज्ञान का अपने दोस्तों के साथ, अपने शिक्षक के साथ उस ज्ञान का विस्तार करेगा। जैसे ही बच्चे ने उसका विस्तार किया, तो उसके गुरुजी है, उसके संगी साथी है, उसकी यार दोस्त है, वो उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ये 5 प्रकार के मॉडल को दर्शाने वाला कौन था, आपका रोजर 5 का ई मॉडल। ठीक है, चलिए भाई कुछ अगले सिद्धांत जान लेते हैं। नम्मा सिद्धांत, नम्मा सिद्धांत जो आपका देने वाला था, वो आपके कौन सा है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अधिगम के अंतर्दृष्टि, या फिर इसी को अपन बोलते हैं सूझ का, या फिर इसी को अपन बोलते हैं आहा अनुभव का सिद्धांत। और ये सिद्धांत आपके देता है कौन, कोहलर। किस पर देता है, आपके चिंपैंजी पर देता है। इसमें क्या कहता है कोहलर, इसमें कोहलर कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, क्या उत्पन्न हो जाए, यदि किसी व्यक्ति के सामने समस्या उत्पन्न हो जाए, और व्यक्ति उस समस्या का यदि तात्कालिक समाधान चाहता हो, यदि व्यक्ति उस समस्या का तात्कालिक समस्या चाहता हो, तो व्यक्ति क्या करे, तो व्यक्ति अपनी सूझ का प्रयोग करे। और यदि आपने सूझ का प्रयोग किया, वो सूझ का प्रयोग करने के बाद यदि आपने अपनी समस्या का समाधान किया, तो समस्या का समाधान करते ही आपको क्या हो जाएगा, आहा अनुभव की प्राप्ति हो जाएगी। और व्यक्ति को जीवन में आहा अनुभव की प्राप्ति कब होती है, जब व्यक्ति को अपने सूझ या फिर अपनी अंतर्दृष्टि का ज्ञान प्राप्त होते हैं। और ये सिद्धांत देने के कारण इस सिद्धांत को क्या कहा गया, आपके गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत कहा गया। जो गेस्टाल्टवाद आपकी जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है समग्रता, या फिर मतलब होता है पूर्णाकार। और ये गेस्टाल्टवाद ऐसा सिद्धांत है जो आपके शिक्षण में पूर्ण से अंश पर क्या देता है, बल देता है। तो इसका आपके उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ये आपका 9 नंबर का सिद्धांत है। किस पर देता है, आपको पता है चिंपैंजी पर। चिंपैंजी के रूम में बंद करता है, ऊपर से केले तोड़ता है। ये सारे प्रैक्टिकल आपको याद है, यहाँ पर फालतू बात नहीं करने, क्योंकि आप कम समय में अपन अधिक ज्ञान दे सके। चलो भाई, ये हो गया नम्मा सिद्धांत। 10वां सिद्धांत देखिएगा। 10वां सिद्धांत है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा है आपका, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। देखो मैं आपको फटाफट पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको कम समय में क्या मिल जाए, अधिक से अधिक ज्ञान मिल जाए, आपका एक भी एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो। सामाजिक अधिगम सिद्धांत कौन देता है, ये आपका देता है अल्बर्ट बांडुरा। और अल्बर्ट बांडुरा इसमें 2 प्रकार की बात करता है। एक अल्बर्ट बांडुरा ये कहता है कि किसी बच्चे द्वारा समाज के, किसी बच्चे द्वारा समाज के मान्य गुणों व व्यवहारों को अपनाना, व व्यवहारों को देखकर सीखना, व्यवहारों को देखकर सीखना, तथा समाज के अमान्य जो भी गुण है, व्यवहार है, उनको त्यागना ही क्या कहलाता है, आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाता है।
इसी कारण बच्चा क्या करता है, इन सिद्धांतों को आंखों से देखता है। आंखों से देखने के कारण इस सिद्धांत को और क्या कहते हैं आपके अवलोकनीय अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। और बच्चा क्या करता है, बच्चा इन सामाजिक गुणों को अपने ऊपर क्या करता है, सीखता है। और सीखने के बाद बच्चा क्या करता है, अपने गुणों को उनके ऊपर धारण करता है। धारण करने के कारण इस सिद्धांत को अपन और क्या बोलते हैं, प्रेक्षणीय बोलते हैं। और ये धारण करने की युक्ति को ही अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, आपके मॉडलिंग बोलते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, मॉडलिंग, प्रक्षेपणीय या फिर अवलोकनीय या फिर सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। साथ में ये कहता है कि समाज के गुण किसी एक स्थान पर है, इस समाज के गुण को बच्चा देखता है और इसको देखकर बच्चा अपने अंदर लेके आता है। इसका मतलब कि समाज के गुण एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ गए। इसी कारण इस सिद्धांत को कभी कभी और क्या कहा जाता है, आपका स्थानापन्न भी अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थानापन्न अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसको बोलते हैं वेरियस लर्निंग। क्या बोलते हैं, वेरियस लर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका कौन कहता है, अल्बर्ट बांडुरा कहता है। और आशा करता हूं ये प्रश्न उत्तर भी आपको अधिगम सिद्धांत भी समझ में आया होगा। लेकिन इतनी बात नहीं है। लेकिन बांडुरा क्या कहता है, बांडुरा कहता है भाई साहब देखिएगा, जिस समय बच्चा सामाजिक अधिगम करता है उस सामाजिक अधिगम के कुल 4 चरण है। और चारों चरण की मैंने आपको ट्रिक अच्छे से याद करवाई थी। क्या करवाई थी भाई साहब, ARRM। इसका मतलब ए का मतलब बच्चा सबसे पहले क्या करता है, अटेंशन करता है। बच्चा सबसे पहले अवधान करता है, उन सामाजिक गुणों को देखता है, ध्यान केंद्रित करता है। उसके बाद बच्चा आपके रिटेंशन करता है, उन सामाजिक गुणों को अपने अंदर धारण करता है। और धारण करना ही अपनी भाषा में यहाँ पर क्या बोला गया, मॉडलिंग बोला गया। जैसे ही बच्चा धारण करता है फिर बच्चा उन क्या करता है, उनका रिप्रोडक्शन करता है। इसका मतलब उनका पुनः उत्पादन करता, अर्थात उनका वापस से प्रयोग करता है अपने ऊपर। और जैसे ही बच्चा अपने ऊपर प्रयोग करता है तो बच्चे को किसकी प्राप्ति हो जाती, बच्चे को मोटिवेशन की प्राप्ति हो जाती है, बच्चे को अभिप्रेरणा मिल जाते हैं। इसलिए 4 इसके चरण हैं। किसके चरण हैं, आपके सामाजिक अधिगम के सोपान है। किसके सोपान है, सामाजिक अधिगम के सोपान है, सामाजिक अधिगम के सोपान। ये बात कौन कहता, अल्बर्ट बांडुरा, जिसके आपके ये 4 चरण है। ठीक है, तो ये आपके कुल कितने सिद्धांत हो गए, अधिगम के 10 प्रकार के सिद्धांत हो गए। चलो भाई 11वां सिद्धांत भी देखिएगा। 11वां सिद्धांत आपका देता है जिसे बोलते हैं अपन क्षेत्रीय या फिर आपका तल रूप सिद्धांत। और ये सिद्धांत आपके देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था, ये आपका था कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन यहाँ पर एक ही बात कहता है, कुर्ट लेविन क्या बात करता है कि जिस समय बच्चा सीखने का प्रयास करता है उस समय व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण के अंदर सीखने का प्रयास करता है। और वातावरण कहाँ होता है, उसके एरिया के अंदर होता है, क्षेत्र के अंदर होता है। ये सूत्र देता है, जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं, सॉरी ये सूत्र नहीं देता है। इसमें कुर्ट लेविन क्या करता है कि जिस समय बच्चा सीखने का प्रयास करता है, जिस समय बच्चा सीखने का प्रयास करता है उस समय क्या करता है, बच्चा अपने समाज के जितने भी बाधाएं हैं, समाज की जो भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करके क्या करता है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। बाधाओं को दूर करके व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इसलिए उसको क्या कहा गया, दूर करके यदि वो लक्ष्य को प्राप्त करता है तो इस सिद्धांत को सदिश सिद्धांत भी कहते हैं। यदि वो लक्ष्य को पहले ही बीच में छोड़ देता है तो इसको क्या कहा गया, आपके कर्षण सिद्धांत भी कहा गया है। साथ में ये कहता है कि जो व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करके सीखता है, इसी कारण इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या दिया गया, जीवन दायरा सिद्धांत भी कहा गया, लाइफ स्पेस थ्योरी। जिसमें क्या कहता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर, उसके आसपास का जो भी फील्ड है, उसके आसपास का जो भी क्या है, क्षेत्र है, उस क्षेत्र के साथ व्यक्ति, जो प्रसन्न व्यक्ति है, वो अपने वातावरण के साथ क्रिया करके क्या करता है, अधिगम को सीखता है। इस बात को भी कौन कहता है, आपका कुर्ट लेविन कहता है। इसीलिए कुर्ट लेविन की किताब का क्या नाम है, टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, जिसमें एल का मतलब होता है व्यक्ति का जीवन, एल का मतलब होता है लाइफ, जीवन दायरा, एफ का मतलब फील्ड, मतलब उसके आसपास का क्षेत्र, पी का मतलब प्रसन्न, जो व्यक्ति वहां पर वातावरण के साथ क्रिया कर रहा है, ई का मतलब एनवायरमेंट, किसके साथ कर रहा है, अपने वातावरण के साथ कर रहा है। ये आपके 11 नंबर का सिद्धांत है। 12वां सिद्धांत देखिएगा। 12वां सिद्धांत आपके सिद्धांत का नाम है
समीपता या फिर सामीप्य का सिद्धांत। क्या नाम है? समीपता या फिर आपके सामीप्य का सिद्धांत। और ये सिद्धांत आपके देने वाली कौन थी? एडविन गुथरी थी। और गुथरी क्या कहती है? गुथरी कहती है कि जब बच्चा सीखता है तब बच्चा अपने समीपता के, उसके आसपास कैसा वातावरण है, उस समीपता के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। तभी सीखेगा जब उसके आसपास का वातावरण कैसा, जीवंत हो। और जीवंत के साथ यदि आपका बच्चा क्रियाशील है तो ही बच्चा सीखेगा, नहीं तो बच्चा सीखेगा नहीं। इस बात को सपोर्ट करने वाली कौन थी? आपकी एडविन गुथरी थी। ठीक है, तो लगभग ये आपके अधिगम के सिद्धांत है। मैं और लिख लेता हूँ कुछ आपके अधिगम के सिद्धांत, कुछ पीछे बच गए हो तो। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आपके, एक तो ये हो गया उद्दीपन अनुक्रिया, और थॉर्नडाइक का आपके नियम हो गया, आपका पावलोव का हो गया, आपके स्किनर का हो गया। एक सिद्धांत आपके और बच गया, बिल्कुल मुझे अभी याद आ गया। चलो भाई 13वें सिद्धांत को पढ़ लो। हालांकि ये सिद्धांत आपके किस में आते हैं? चलो भाई अधिगम के इतने सिद्धांत। अब आप देखो कुछ मोटिवेशन के सिद्धांत पढ़ लो, अभी प्रेरणा का सिद्धांत पढ़ लो भाई। अधिगम के इतने सिद्धांत है 12, और आशा करता हूं आपके सारे सिद्धांत आपको आराम से समझ में आए होंगे, अधिगम के जितने भी सिद्धांत है। और मैं फिर कह रहा हूं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। इससे आपका एग्जाम फाइट होने वाला भाई साहब, यहाँ से 2 से 3% तो पक्का ही आने एग्जाम के अंदर। ठीक है, एक आपका सिद्धांत देखो मोटिवेशन में, आपको तीन सिद्धांत पढ़ने। देखो मोटिवेशन जो पहला सिद्धांत आता है, उस सिद्धांत का नाम आता है आपका आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। क्या नाम है? आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। और ये सिद्धांत आपके देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? अब्राहम मेस्लो था। अब्राहम मेस्लो क्या कहता है कि व्यक्ति में मोटिवेशन तभी आता जब व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता है। और ये कहता है कि व्यक्ति कुल 5 अवस्थाओं में सीखने का प्रयास करता है। कितनी अवस्थाओं में? कुल 5 प्रकार की अवस्थाओं में सीखने का प्रयास करता है, जिसमें सबसे पहले कहता है कि व्यक्ति की जो सर्वाधिक आवश्यकता होती है वो होती है व्यक्ति की जैविक अवस्था, जिसको अपन बोलते हैं दैहिक आवश्यकता। जिसमें व्यक्ति को क्या चाहिए? जिसमें व्यक्ति को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान। फिर जैसे ही ये इच्छाओं की, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होती है, तब व्यक्ति क्या करता है? तब व्यक्ति क्या करता है? अपने आसपास सुरक्षा की आवश्यकता की महसूस करता है। जैसे ही व्यक्ति को सुरक्षा मिल जाती है तब व्यक्ति अपने अंदर शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागता है। जैसे ही ये मिल जाता है तो व्यक्ति अपने अंदर सम्मान की इच्छाओं को लेकर भागता है। जैसे ही उसको सम्मान मिल जाता है तो व्यक्ति को किसकी? आपके आत्म सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इस बात को सपोर्ट करने वाला कौन था? अब्राहम मेस्लो था। ठीक है, चलिए भाई दूसरा अधिगम का सिद्धांत देखिएगा। दूसरा आपका सिद्धांत है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। कौन सा है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। और ये सिद्धांत आपका कौन था देने वाला? डेविड सी मैक्लीलैंड। और इसका सहयोगी कौन था? आपका एटकिंसन था। इसमें ये क्या कहता? इसमें ये कहता है, मैक्लीलैंड कहता है कि बच्चा या कोई व्यक्ति अपने काम को इस ढंग से करता है, इस काम को इस ढंग से करता है कि काम हमेशा उसका कैसा हो? अच्छा से अच्छा काम हो, उसका कार्य क्या हो? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, ताकि व्यक्ति अपने जीवन में क्या करे? श्रेष्ठता की प्राप्ति कर सके। किसकी प्राप्ति कर सके? श्रेष्ठ विषय वस्तु या फिर श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति करे। और श्रेष्ठ वस्तु विषयों की प्राप्ति करना ही क्या दर्शाता है? उस व्यक्ति की उपलब्धि को दर्शाता है। और व्यक्ति की उपलब्धि ही क्या कहलाती है? उसका उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत कहलाती है। अर्थात व्यक्ति अपने काम को इस प्रकार से करता है ताकि व्यक्ति को हर काम अच्छे से मिले, ताकि व्यक्ति अपने काम को इस प्रकार से करे कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा से अच्छा करे। क्यों करे? ताकि व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में किसी नई विषय वस्तु को प्राप्त करने की, अपने जीवन में श्रेष्ठ बनने की हमेशा चाह रखता है। और व्यक्ति श्रेष्ठ बनना, इसका मतलब व्यक्ति अपनी उपलब्धि को प्राप्त कर रहा है। और व्यक्ति अपनी उपलब्धि को प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने उपलब्धि अभिप्रेरणा को यहाँ पर दर्शा रहा है। और ये देने वाला कौन था? आपका मैक्लीलैंड था। और सहयोगी आपके कौन था? सहयोगी इसमें आपका था एटकिंसन। ठीक है, अब तीसरा आपका सिद्धांत आता है किसका? मोटिवेशन का। उस सिद्धांत का नाम है आपके मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। क्या नाम है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। चलिए भाई देखिएगा, जो आपके मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, ये मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आपके देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? वो मनोवैज्ञानिक आपका था विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल कौन सी पुस्तक में देता है? अपनी आउटलाइन साइकोलॉजी में कहता है कि जो व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति होती है, वो व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति कैसी होती? व्यक्ति में अर्जित होती है। और मूल प्रवृत्ति तब ही पैदा होगी जब व्यक्ति क्या करे? अपना संवेग उत्पन्न करे।
संवेग उत्पन्न करने पर जो स्थिति बनती है उसी को मूल प्रवृत्ति कहा गया। जो व्यक्ति में कैसी होती है, अर्जित होती है, और समय के साथ व्यक्ति में मूल प्रवृत्ति कैसी होती है, आपकी परिवर्तनशील भी होती है। देखो कहता है कि व्यक्ति में कुल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, जो इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। यदि किसी व्यक्ति को भय लगेगा तो व्यक्ति वहां से पलायन कर जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को भूख लग रही है तो व्यक्ति क्या कर लेगा, भोजन को अन्वेषण कर लेगा, व्यक्ति भोजन को खा लेगा, अन्वेषण कर लेगा। यदि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देखकर आश्चर्य हो रहा है तो व्यक्ति अपने अंदर जिज्ञासा को पैदा करेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आमोद है, खुशी है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कभी कभी हास्य का शिकार हो जाता है। यदि कहीं ना कभी व्यक्ति को मान के चलो कष्ट हो रही है तो व्यक्ति किसकी प्राप्ति कर लेता है, आपके संवेदना की प्राप्ति कर लेता है। यदि किसी व्यक्ति के पास में कह सकते हैं कि आपका अधिकार होता है, अधिकार की भावना होती है, यदि किसी व्यक्ति को कोई अधिकार दे दे तो व्यक्ति क्या करता था, अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रहण करने की प्राप्ति करता है। यदि मैं कहूँ इसके अलावा आपके, यदि किसी व्यक्ति को आपके अधिकार के अलावा कष्ट हो गए समझने, यदि कोई व्यक्ति अकेला रहता है, यदि किसी व्यक्ति को एकांकीपन का महसूस हो रहा है तो व्यक्ति क्या करता है, आपके सामूहिकता में जाने का प्रयास करता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर सृजनात्मकता है तो व्यक्ति क्या करेगा, तो व्यक्ति अपना कृति भाव लिखेगा या फिर क्या करे, कोई रचना लिखने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो आपके कुछ आपके देखो मूल प्रवृत्ति होगी, कौन कौन सी होगी, देखिए आपके भय हो गई, आपके कष्ट हो गई, है ना, आपके कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की, आपके अलग अलग प्रकार की हो गई। इसके अलावा मैं यदि आपको बात करूं, यदि किसी व्यक्ति के अंदर काम प्रवृत्ति काम कर रही है, काम प्रवृत्ति उसको बार बार उत्पन्न कह सकते उत्तेजित कर रही है, तो व्यक्ति क्या कर लेगा, अपने पुत्र या फिर पुत्री की कामना कर लेगा या फिर संतान उत्पन्न हेतु अपनी उस मूल प्रवृत्ति का काम कर लेगा। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण मूल प्रवृत्ति है जहाँ से आपके एग्जाम में भरपूर प्रश्न आने के चांस रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपकी मूल प्रवृत्ति में, तो आपको अच्छे से पता है कि लगभग आपकी मूल प्रवृत्ति हो गई। अच्छा, एक मैं कह सकता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, यदि आपको गुस्सा आ रहा है, तो क्रोध में आप क्या करोगे, तो क्रोध के अंदर आप आक्रमण का करो, क्या करोगे, क्रोध में आप आक्रमण करोगे, किसी को आप किसी को मारने का प्रयास करो, क्या करोगे, क्रोध के अंदर आप किसी व्यक्ति को मारने का प्रयास करोगे। और यदि मान के चलो आपको किसी से घृणा हो गई, तो घृणा होने पर आप क्या कर लोगे, उस व्यक्ति से विकर्षण का भाव पैदा कर लोगे या फिर उस व्यक्ति से आप अप्रियता का भाव पैदा कर लोगे। ठीक है, तो ये कुछ आपकी मूल प्रवृत्तियां है जहां से एग्जाम में एक प्रश्न पक्का आने का चांस है। इसको भी एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना। ठीक है, अब एक बार यहाँ बात सुनिएगा। अब आपके जो बुद्धि चैप्टर है, इस बुद्धि चैप्टर के सिद्धांत बच्चे हैं, क्योंकि देखो मैंने आपके बाल विकास के करा दिए, अधिगम के करवा दिए और आपके मोटिवेशन के करवा दिए, और मूल प्रवृत्ति मैंने आपको करवा दी। और आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, क्योंकि देखो आपके लिए बहुत एग्जाम आपका इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ आपकी कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक ज्ञान मिले। और मेरा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि जो बच्चा पढ़ रहा है, कम से कम देखो बच्चा अपने पास किसी आस को लेके आता है कि सर यदि बच्चा मेरे को 1 घंटा दे रहा है यूट्यूब पे, इसका मतलब बच्चा अपने बहुत महत्वपूर्ण समय को यहाँ पर खर्च कर रहा है। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं भी, मेरा महत्वपूर्ण प्रयास है वो आपका, मेरा जो एफर्ट है मैं आपके सामने डालूं। और आप विश्वास नहीं करोगे, अभी दोपहर के 3 बजे, आप विश्वास नहीं करोगे, और पूरी दुनिया सो रही है खाना खा के, छाछ पी के, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। जो सारांश है, जो मेरा भी कह सकते छोटा मोटा, जो मैं भी एक देखो शिक्षा मनोविज्ञान का एक क्या है बच्चा हूँ, मैं भी एक क्या कर रहा हूँ, एक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययनरत बच्चा हूँ, मैं अध्ययन करता हूँ। तो जो मेरे पास अध्ययन का जो भी ज्ञान है समूह मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। और पहले कह रहा हूँ देखो मनोविज्ञान मैंने आपको करवा दी है, फिर भी ये मैराथन क्लास आपके लिए आ जाएगी। और साथ ही साथ मैराथन के अलावा आपके मनोविज्ञान के अंदर आप शैक्षिक प्रादेशिक कला आपकी मैराथन क्लास आने वाली है, या फिर आपके आज आ जाएगी। इसी के साथ ही साथ आपके मनोविज्ञान के अलावा शैक्षणिक वीडियो की क्लास आपके आ चुकी। ठीक है, एक बार मैं पानी पी लेता हूँ, फिर मैं आपको फटाफट बुद्धि के सिद्धांत यहाँ पर करवा देता हूँ 10 मिनट के अंदर। चलो भाई, अब अपन क्या करते हैं, बुद्धि के सिद्धांत को फटाफट पढ़ लेते। देखो भाई, देखो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ, बाकी कोई फैक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलिए भाई, सबसे पहला सिद्धांत आता है बुद्धि का, उस सिद्धांत का नाम है एक तत्व सिद्धांत। और ये सिद्धांत आपका देने वाला कौन था, अल्फ्रेड बिने था।
अल्फ्रेड बिने कहता है कि व्यक्ति के बुद्धि में केवल एक तत्व है जिसके माध्यम से व्यक्ति सभी प्रकार की क्रियाओं को संपादित करता है। दूसरा आपका तत्व है द्वितत्व सिद्धांत। यह सिद्धांत आपके देने वाला कौन था? स्पीयरमैन था। स्पीयरमैन क्या कहता है कि व्यक्ति के अंदर दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक तो जी होता है, एक एस होता है। जी को ये कहता है व्यक्ति में सामान्य तत्व होता है, और एस को कहता है कि व्यक्ति के अंदर विशिष्ट प्रकार का तत्व होता है। और जो एस तत्व होता है वो व्यक्ति में जन्मजात होता है, और ये लगभग व्यक्ति में 95% होता है, जिसको व्यक्ति क्या कहता है? अपनी मानसिक ऊर्जा को संपादित करता है। साथ में कहता है विशिष्ट व्यक्ति में वातावरण के माध्यम से अर्जित होता है, जो लगभग आपके 5% होता है। साथ ही में ये कहता है कि जब व्यक्ति इन दोनों समूह को आपस में मिला लेता है, ये सिद्धांत देता है आपके 1904 के अंदर। फिर 1911 में कहता है ये जब दोनों सिद्धांत को मिला देता है, तीसरे सिद्धांत का ये नाम देता है समूह तत्व। यदि आपसे पूछ ले कि स्पीयरमैन 1911 के अंदर एक कौन सा एलिमेंट देता है, उसका नाम है समूह तत्व। सबसे पहले कहता है कि व्यक्ति में दो प्रकार के तत्व हैं, आपके जी तत्व, एस तत्व, लेकिन जब दोनों को आपस में मिला लेते हैं उस तत्व का नाम है समूह तत्व। ठीक है। फिर आपका तीसरा सिद्धांत आता है, उस सिद्धांत का नाम है आपके बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। और ये सिद्धांत आपके देने वाला कौन था? थॉर्नडाइक था। थॉर्नडाइक क्या कहता है? व्यक्ति के बुद्धि के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, और ये आपके देता है 1920 के अंदर। कहता है कि व्यक्ति के बुद्धि में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारी संक्रिया होती है। जिस प्रकार से एक रेत के टिल्ले में बहुत सारे कण होते हैं, जिस प्रकार से एक परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति के मस्तिष्क में बहुत सारी संक्रियाएं होती है। इसी कारण इस सिद्धांत की तुलना किससे करता है? आपके रेत से करता है, इसलिए सिद्धांत को बोलते हैं आपके बालुकावादी। और एक करता है आपके परमाणु से, इसीलिए इस सिद्धांत को आपके परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए भाई, चौथा सिद्धांत देखिएगा। चौथा सिद्धांत आपके आता है समूह कारक सिद्धांत। क्या नाम है आपका? समूह कारक सिद्धांत है। यह सिद्धांत आपके देने वाला था थ्रस्टन। कब देता है? 1938 के अंदर। इसको भी एक बार अच्छे से याद करके जाना। इसमें थ्रस्टन क्या कहता है? इसमें थ्रस्टन कहता है कि व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया में लगभग 7 प्रकार की संक्रियाएं होती है, और 7 प्रकार की जो संक्रियाएं उसको व्यक्ति की क्या कहता है? ये मानसिक प्रक्रिया कहता है, जिसमें व्यक्ति अलग अलग प्रकार के क्या करता है? विषय वस्तु को करता है, अलग अलग चीजों को संपादित करता है, जिसका क्या नाम देता है? समूह कारक सिद्धांत। इसमें यह कहता है कि 4 प्रकार की होती है, 7 प्रकार की क्या होती है? व्यक्ति की मानसिक योग्यताएं होती है। वो सातों का नाम क्या देता है? देता है आपका प्रक्षेपण योग्यता। कौन सी योग्यता? एक तो कहता है कि प्रक्षेपण योग्यता होती है, फिर आप कहता है अंक योग्यता, फिर कहता है शाब्दिक योग्यता, फिर आप कहता है वाक योग्यता, फिर आपकी कहता है स्मरण योग्यता, फिर आपकी कहता है कह सकते हैं कि तार्किक शक्ति, और अंतिम शक्ति का नाम देता है ये पर्यवेक्षण शक्ति। इस प्रकार से ये व्यक्ति की 7 प्रकार की योग्यताओं को बांटता। कौन बांटता? आपके समूह तत्व सिद्धांत में थ्रस्टन बांटता है। एक आपका सिद्धांत आता है आपके बुद्धि का प्रतिदर्श या आपका न्यायदर्श, जिससे अपन हिंदी में बोलते हैं नमूना सिद्धांत, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपके सैंपल थ्योरी, जिसे क्या बोलते हैं? सैंपल सिद्धांत भी बोलते हैं। ऐसा भी कौन कहता है? इस सिद्धांत को आपके सपोर्ट करने वाला मनोवैज्ञानिक था थॉमसन। कौन था? थॉमसन। और ये देता आपके 1916 के अंदर। इसमें क्या कहते हैं? बात समझो। थॉमसन कहता है कि जिस प्रकार से व्यक्ति के मस्तिष्क में बहुत सारी संक्रियाएं होती है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति किसी एक समस्या का समाधान करने के लिए उन सभी प्रकार की संक्रियाओं में से किसी एक विषय वस्तु का चयन करता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था कि जिस प्रकार से अपन किसी गेहूं को लेने के लिए उस पूरे गेहूं के गोदाम में से आप कुछ ही गेहूं को उठाते हो, उसी प्रकार से एक ही समस्या का समाधान करने के लिए आप बुद्धि के किसी एक सैंपल का चुनाव करते हो। वही आपका प्रतिदर्श न्यायदर्श सिद्धांत है। इस सिद्धांत को देने वाला थॉमसन था। कब देता? आपके 1916 के अंदर देने का प्रयास करता है। चलिए भाई, अगला सिद्धांत देखिए, आपके 6 नंबर का सिद्धांत। 6 नंबर का सिद्धांत आपका क्या है? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। और यह सिद्धांत आपके कौन देता है? यह सिद्धांत आपके देता है गिलफर्ट। और गिलफर्ट कब देता है? ये देता है 1967 के अंदर। इसमें गिलफर्ट क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के बुद्धि के 3 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम। जिसमें पहले आयाम का ये नाम देता आपके संक्रिया, दूसरे आयाम का ये नाम देता आपके क्या? विषय वस्तु, और तीसरे आयाम का ये क्या नाम देता? आपके उत्पाद नाम देता है। क्या देता? उत्पाद नाम देता है। ये कहता है कि प्रत्येक आयाम के अपने अपने कोष होते हैं, जिसमें ये संक्रिया के 5 कोष बताता है, जिसमें एक कोष का नाम कहता है आपके संज्ञान, एक कहता है आपका स्मृति, एक का नाम देता है आपका अभिसारी चिंतन,
एक का नाम देता आपका अपसारी चिंतन, और एक का ये नाम देता आपका क्या, मूल्यांकन। ये 5 प्रकार के कोष बताता है। कौन बताता है? आपका गिलफर्ट बताता है। कौन सिद्धांत के अंदर? आपके संक्रिया में। विषय वस्तु में कहता है 4 प्रकार की। एक तो आपकी विषय वस्तु होती शाब्दिक, एक आपकी होती अर्थगत, एक आपकी होती संकेत वाली, या फिर इसको बोलते हैं प्रतीकात्मक, और एक को ये क्या नाम देता है? आपके व्यवहारिक नाम देता है। चलो भाई, साथ में क्या कहता है? उत्पाद में आपके 6 कोष होते हैं। एक आपकी वर्ग होती है, एक आपकी इकाई होती है, एक आपकी संरचना होती है, एक आपका कह सकते हैं कि संबंध होता है, एक आपका परिवर्तन होता है, और एक अंतिम का ये क्या नाम देता है? आपका निहार्त, या फिर इसको बोलते हैं अनुप्रयोग, या फिर कुछ भी कह सकते हैं। 6 प्रकार के नाम कौन देता है? आपका गिलफर्ट देता है। चलिए भाई, अगला सिद्धांत अपन लोग समझने का प्रयास करते हैं। 6 सिद्धांत हो गए। 7वां सिद्धांत का नाम है आपके पदानुक्रमिक या फिर आपके कर्मिक सिद्धांत। और ये पदानुक्रमिक सिद्धांत देने वाला कौन है बुद्धि का? उस मनोवैज्ञानिक का नाम है बर्ट व वर्नर। क्या नाम है? इस सिद्धांत को देने वाला मनोवैज्ञानिक का नाम है बर्ट व वर्नर। कब देते हैं? 1965 के अंदर देता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि व्यक्ति अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का प्रयोग एक पिरामिड के रूप में करता है, और जो पिरामिड होता है वो कैसे होता है? आपके सामान्य से उस स्तर की ओर होता है, जिसको 3 भागों में बांटता है। एक भाग का नाम होता है निम्न स्तर, एक का नाम होता है मध्य स्तर, और एक का नाम होता है उच्च स्तर। यह कहता है कि जो व्यक्ति का निम्न स्तर होता है उसके अंदर व्यक्ति की बुद्धि की विशिष्ट क्षमता होती है। साथ में क्या कहता है कि व्यक्ति का जो उच्च स्तर होता है उसके अंदर व्यक्ति के बुद्धि की निम्न या फिर कह सकते हैं कि सामान्य क्षमता होती है। इस बात को सपोर्ट करने वाला कौन था? आपका बर्ट और वर्नर था। साथ में क्या कहता है कि जो व्यक्ति की मध्य अवस्था होती है इसमें व्यक्ति को 2 भागों में बांटता है। एक कहता है VAD, और एक का नाम देता है आपका क्या, K, और अपन कह सकते हैं N नाम देता है, या फिर क्या कह सकते हैं M नाम देता है। इसमें V का मतलब कहता है वर्बल, कि कुछ व्यक्तियों के पास शाब्दिक योग्यता होती है, किसी के पास शैक्षिक होती है, किसी के पास आपकी ज्ञान की व्यवस्था होती है, किसी के पास व्यवहारिक क्षमता होती है। इन प्रकार को बांटने वाला कौन था? आपका बर्ट और वर्नर था। ठीक है, चलिए भाई 8वां सिद्धांत देखने का प्रयास करिएगा। 8वां सिद्धांत आपके कौन सा है? वो है आपके बुद्धि का त्रिचापीय या फिर बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत है। और ये सिद्धांत आपके कौन था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग था। और कौन सी पुस्तक में देता है? आपकी बिहाइंड IQ के अंदर ये सिद्धांत देता है। कौन सी बुक में देता है? आपकी बिहाइंड IQ के अंदर ये प्रयोग देने का प्रयास करता है। कब देता है? आपके 1985 में देता है। इसमें रॉबर्ट स्टर्नबर्ग क्या कहता है? ये भी कहता है कि व्यक्ति की बुद्धि 3 प्रकार की होती है। एक बुद्धि का नाम देता है ये विश्लेषणात्मक बुद्धि, जिसमें कहता है कि व्यक्ति अपनी समस्या का क्या करता है? विश्लेषण करता है। दूसरी बुद्धि का नाम देता है ये आपके अनुभवजन्य बुद्धि। इसी का दूसरा नाम क्या कहता है? सृजनात्मक बुद्धि। इसमें कहता है कि व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान सृजनात्मक रूप से करता है, अपने पूर्व ज्ञान और अपने अभ्यास के साथ जोड़कर। वो तीसरी बुद्धि का नाम देता है ये व्यवहारिक बुद्धि, जिसमें कहता है कि व्यक्ति अपनी कह सकते हैं कि वास्तविक जीवन और अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करता है अपने व्यवहारिक रूप से। उसे क्या बोलते हैं? अपने व्यवहारिक बुद्धि, या फिर अपन इसका दूसरा नाम ही क्या कहते हैं? संदर्भात्मक बुद्धि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संदर्भात्मक बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार की बुद्धि को कौन कहता है? स्टर्नबर्ग कहता है। साथ में एक बात और कहता है स्टर्नबर्ग है कि जो व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार की बुद्धि है, इन तीनों प्रकार की बुद्धि का एक समूह होता है। उन समूह को ये कहता है कि व्यक्ति के तीनों समूह को संभाल व्यक्ति में घटक होता है। और वो घटक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक का नाम देता है मेटा घटक। मेटा घटक में क्या कहता है कि आपके सामने कोई भी समस्या है, उस समस्या के लिए क्या बनाना? योजना बनाना, उस समस्या के लिए परियोजना बनाना, ये सारा किस में आता है? मेटक घटक में आता है। दूसरा आपका घटक होता है, उस घटक का नाम देता है निष्पादन घटक। निष्पादन घटक में क्या कहता है कि आपके पास में जो भी क्या है बुद्धि है, उस बुद्धि को काम करने के लिए आप किस किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हो, अर्थात समस्या का समाधान करो। समाधान के लिए चाहे आप स्कीमा का प्रयोग करो, चाहे अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करो, चाहे अपने स्मृति का प्रयोग करो,
या किसी का भी प्रयोग करो उसे बोलते हैं निष्पादन घटक। और तीसरा घटक का नाम होता है ज्ञान संग्रहण घटक। इसका मतलब क्या कहता है कि जो भी आपने निष्पादन के बाद किसी प्रकार का नया ज्ञान पाया है, उस ज्ञान को क्या करना, अपनी संज्ञान शक्तियों में आत्मसात करना ही क्या नाम देता है, ज्ञान संग्रहण घटक देता है। ये 3 प्रकार के घटक को दर्शाने वाला कौन था, आपका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग था। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, पॉजिटिव रहना है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके मनोविज्ञान में एक भी प्रकार का प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैं आपके साथ दावा करता हूँ। चलिए भाई, अगला सिद्धांत देखिए, नम्मा। नम्मा सिद्धांत एक तो आपका है कौन सा, एक तो आपके कैटल व हॉर्न का सिद्धांत है, जिसमें 2 प्रकार की बुद्धि कहता है। एक कहता है तरल बुद्धि और एक आपकी कहता है ठोस बुद्धि। जिसमें ये क्या कहता है कि जो व्यक्ति में तरल बुद्धि है वो कैसी होती, जन्मजात होती है। इस बुद्धि के अंदर व्यक्ति को समस्या समाधान करने के लिए किसी प्रकार की पूर्व ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है। फिर साथ में क्या कहता है, ठोस बुद्धि, जो व्यक्ति में कैसी होती, अर्जित होती है। इसके अंदर व्यक्ति के अंदर पूर्व ज्ञान की क्या होती, समस्या को समाधान करने की पूर्व ज्ञान की जरूरत होती है। चलिए भाई, 10वां सिद्धांत देख लो। 10वां सिद्धांत देता है आपके बुद्धि का ए या बी ऑब्लिक अ या ब ऑब्लिक है। इसको अपन वो सिद्धांत किस नाम से जानते हैं, क या ख बुद्धि। और ये बुद्धि देने वाला कौन था, आपका हेब था। इसमें हेब क्या कहता है कि व्यक्ति के पास अ ए क ये आपकी तरल बुद्धि होती है, जो व्यक्ति में कैसी होती है, आपकी जन्मजात होती है। साथ में कहता है जो आपका बी है, आपका ब है, आपका ख है, ये व्यक्ति में कैसी होती है, आपके ये व्यक्ति में आपकी अर्जित प्रकार कैसी बुद्धि होती है, ये व्यक्ति में आपकी अर्जित प्रकार की बुद्धि होती है। इस बुद्धि को देने वाला आपका मनोवैज्ञानिक कौन था, हेब था। इस प्रकार से हेब भी क्या करता है, आपके बुद्धि को 2 प्रकार के भागों में बांटता है, जिस प्रकार से कैटल और हॉर्न बांटता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका 10 नंबर का, कि अपने कह सकते हैं कि अ बुद्धि कैसी जन्मजात है और ब कैसी आपकी अर्जित प्रकार की बुद्धि है। ठीक है, तो ये आपका कौन सिद्धांत हो गया, ये आपका 10 नंबर का सिद्धांत हो गया। चलो भाई, 11वां सिद्धांत देखिएगा। 11वां जो आपका सिद्धांत है बुद्धि का, उसमें अपन एक पढ़ सकते हैं, आपके विभिन्न प्रकार से कह सकते हैं कि अपन पढ़ सकते हैं हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर क्या कहता है कि व्यक्तियों के अंदर बहुत प्रकार की बुद्धि होती है, इसलिए इस बुद्धि का क्या नाम दिया, आपके बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। और इस बहुबुद्धि के सिद्धांत में क्या कहता है, हार्वर्ड गार्डनर कहता है कि व्यक्ति के पास, बात करें 1983 में, तब व्यक्ति के पास 7 प्रकार की बुद्धि थी। लेकिन वर्ष 1998 के अंदर व्यक्ति के अंदर 8 प्रकार की बुद्धि थी। और वर्ष 2000 के अंदर व्यक्ति के पास 9 प्रकार की बुद्धि थी। और जो 9 प्रकार की बुद्धि आपकी सर्वाधिक जोड़ी, उस बुद्धि का ये नाम देता है अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, तो ये बुद्धि को एक बार आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि 9 प्रकार की बुद्धि मैं आपको यहाँ बताऊंगा तो काफ़ी यहाँ पर टाइम हो जाएगा। ठीक है, एक आपका सिद्धांत आता है बहुमानसिक क्रियाओं का बुद्धि सिद्धांत। क्या नाम देता है, बहुमानसिक बुद्धि का सिद्धांत। ये नाम कौन देता है, ये आपका देता है केली। केली क्या बोलता है, केली कहता है कि व्यक्ति के पास बहुत सारी मानसिक योग्यताएं हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की योग्यताएं होती है, व्यक्ति के पास ढेर सारी योग्यताएं होती है। ठीक है, ये आपके सिद्धांत हो गए 12। 2 सिद्धांत और है। एक आपके देता है बुद्धि का कैरोल मॉडल। क्या नाम देता है, बुद्धि का कैरोल मॉडल। कैरोल भी क्या कहता है कि बुद्धि के 3 भाग होते हैं, जिसमें एक तो जो सबसे पहला बुद्धि का भाग होता है, उस भाग का नाम देता है विशिष्ट भाग, जिसमें व्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। दूसरे भाग का नाम देता है व्यापक भाग। और तीसरे भाग देता है सामान्य भाग। अर्थात व्यक्ति इसमें विशिष्ट समस्याओं का समाधान करता है, बहुत बड़ी समस्या को करता है, इसमें सामान्य प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। अंतिम जो आपके बुद्धि का सिद्धांत है, उस बुद्धि का सिद्धांत का नाम है आपके बुद्धि का पास मॉडल। और ये पास मॉडल देने वाला मनोवैज्ञानिक 3 नाम आते हैं। एक आपका नाम आता है जेपी दास, एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है आपका नीलगिरी, एक मनोवैज्ञानिक का आपका नाम आता है कीरवी। ये तीनों मिलकर आपके 1994 में बुद्धि का पास मॉडल देते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि बुद्धि को चलाने के लिए व्यक्ति में 4 प्रकार का विषय वस्तु होनी चाहिए।
जिसमें पी का मतलब दर्शाता है आपके प्लानिंग से, कि कम से कम व्यक्ति के पास में कोई काम करने के लिए क्या होना चाहिए, नियोजन होना चाहिए, या फिर व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार का प्लानिंग होना चाहिए। ए का मतलब ये कहता है अटेंशन, इसका मतलब व्यक्ति के पास में अवधान होना चाहिए, काम करने के लिए ध्यान केंद्रित करने की शक्ति होनी चाहिए। फिर एस का मतलब ये कहता है सिमुलटेंस, इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति उसके साथ साथ जो समस्या है उसके समकालिक ही क्या करे, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करे। और अंत में कहता है सक्सेसिव, इसका मतलब कि व्यक्ति अपने कह सकते हैं एक ही अनुक्रम में, एक ही अनुक्रमिक रूप से निरंतर रूप से अपनी समस्या का समाधान करे। इस प्रकार से ये क्या करता है, बुद्धि के पास मॉडल को दर्शाता है। कौन दर्शाता है, ये दर्शाने वाला मनोवैज्ञानिक आपका था जेपी दास। नीलगिरी और किरवी कब देते हैं, 1994 के अंदर। ठीक है, अब देखिएगा कुछ और यहाँ पे, और यदि आपसे पूछ ले, आप देखिएगा इसके अलावा कि मैंने आपके लिए टीचिंग मेथड की यूट्यूब पर मैराथन क्लास दे रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शैक्षिक परिदृश्य की क्लास आपके आज या फिर कल हो जाएगी, मैराथन क्लास होगी, लगभग इसके अंदर 300 क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ। फिर आपके बात होती साइकोलॉजी की, इसके लिए भी मैं आपके लिए माँ मैराथन क्लास 9 या फिर 10 तारीख को लेके आ रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ आपके मनोविज्ञान के सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो गए। मैंने आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर कवर कराए, साथ ही में जो आपके सिद्धांत है जितना इनका रिवीजन बनता है सारे रिवीजन मैंने आपको यहाँ पर बिना फालतू समय खराब किए बिना अपने हाथों से लिखकर सभी सिद्धांत मैंने आपको समझाए। मैं चाहता तो मैं आपके लिए पीडीएफ लेके आता, लेकिन मैं आशा करता हूँ पीडीएफ में कोई मतलब नहीं, जो अपने हाथों से ज्ञान को लिखता है उस ज्ञान का अलग ही मजा होता है। और मैं दावा करता हूँ इस क्लास को आप 2 से 3 बार देखिए, एग्जाम देने से पहले देखिए, रिवाइज करिएगा, और जितने आपको मैंने एमसीक्यूज कराए सारे आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल साबित होने वाले। और रही बात इस, देखो क्लास की पीडीएफ है, मैं कोशिश करूंगा कि ये क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, जिस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है साइकोलॉजी बाय हरीश सर। क्या नाम है, साइकोलॉजी बाय हरीश सर। इस पर आपको ये टेलीग्राम की पीडीएफ मिल जाएगी, और मैं कोशिश करूंगा, मुझे लगता है यदि कोई इस टेलीग्राम की पीडीएफ को देखते हैं क्या होता है, देखो क्या कहते हैं, मैं देखता हूँ टेक्निकल टीम से बात करता हूँ पीडीएफ भेजते हैं या फिर नहीं भेजते हैं, लेकिन फिर भी आप इस क्लास को 2 से 3 बार देखने का प्रयास करिएगा, और यदि पीडीएफ मिलेगी तो आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। बस आपसे एक इतना ही चीज़ कहना चाहूँगा कि क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और अपने ईमानदारी से जहाँ भी आप बैठे हैं, लाइब्रेरी के अंदर, घर के अंदर, बेड पे सो रहे हैं, गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं, जहाँ पर भी है, अपने दिल के अंतरात्मा से कहना क्लास आपको कैसी लगी, जो मेहनत आपके लिए यहाँ पर की गई वो क्लास कैसी लगी। जरूर एक अच्छा सा कमेंट करिएगा, उस कमेंट के माध्यम से मेरे अंदर एनर्जी भरिए, मोटिवेशन भरिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी क्लास लेके आऊँ, और आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली। अगेन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरी तहे दिल से मेरे आपके साथ ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा आशीर्वाद है कि जो बच्चे इस बार क्लास देख रहे हैं सभी का मास्टर और मास्टरनी के अंदर सिलेक्शन हो। ऐसे मेरे दिल की अनंत गहराइयों से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।